बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आपको खुशामदीद कहेंगे 24/9 में। मैं हूं आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूं अबूजर मौज़म। आप सबको गुड मॉर्निंग। सीमल आपको गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि आपका दिन आज खैरियत से गुजरेगा। और इसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान की नज़रें इस वक्त ऑब्वियसली पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया की और अमेरिकन की भी नज़रें इस वक्त सदारती इलेक्शंस पर हैं, क्योंकि आज अब वोटों की गिनती जारी है। भरपूर तरीके से कैंपेन्स हुई, बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में बड़ी हैपनिंग्स होती रही दौरान कोरोना के भी। तो अब देखते हैं क्या नताइज निकलते हैं। बिल्कुल, देखते हैं क्या नताइज निकलते हैं। रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं डिफरेंट स्टेट से, लेकिन अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। ऑल्दो अभी तक के जितने रिजल्ट काउंट हुए हैं उसमें बाइडन जो है वो लीड पर हैं, बट यू नेवर नो, क्योंकि अभी मेजर स्टेट्स जिनके इलेक्टोरल कॉलेज बहुत ज़्यादा काउंट में हैं वो भी रहती हैं जिनका रिजल्ट आना है। सो वी कैन नॉट से इट। लेकिन ये मनाजर आप देख रहे हैं इलेक्शन डे वाले दिन, जहाँ जो वहाँ पर गहमा गहमी रही और जो लोग खुद पोलिंग स्टेशन पर जाकर जिन्होंने वोट कास्ट किया, सो दे वर रियली रियली एक्साइटेड। और अब रिजल्ट्स जब आएंगे तो पता लगेगा कि इस दफ़ा 2020 में इलेक्शन का मैदान किस तरह। बिल्कुल। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में कल बहुत बड़े ऐलानात किए गए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से। नंबर 1 ऐलान ये था कि इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जाएगा, रिलीफ मिलेगा बिजली के बिलों में, ताकि एक्सपोर्ट्स बढ़ें, मज़ीद रॉ मटीरियल बने पाकिस्तान में, पाकिस्तान की इंडस्ट्री मज़ीद जो है मजबूत हो सके। ये एक अच्छा कदम है, लेकिन ये देखना होगा कि ये किस तरह से एडजस्ट किया जाता है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो रिलीफ देना है वो कहाँ से एडजस्ट करना है। बिल्कुल, और भी बहुत से ऐलानात हैं जो हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम चलते हैं टॉप स्टोरीज की तरफ। अमेरिका के 59वें सदारती इंतखाब, सुपर पावर किसके पास होगी? इब्तदाई नताइज आना शुरू। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन में कांटे का मुकाबला। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, मैरीलैंड, वाशिंगटन डीसी, मैसाचुसेट्स, वर्जीनिया, कोलोराडो, वर्मोंट में बाइडन फतेहयाब। फ्लोरिडा, केंटकी, इंडियाना, वेस्ट वर्जीनिया और इसके साथ साथ मेज़िलियोना के रियासतों में ट्रंप। वज़ीर-ए-आज़म का सनती शोबे की तरक्की के लिए बड़ा ऐलान। महंगी बिजली की वजह से सनतों को दरपेश मुश्किलात के बाइस 1 नवंबर से छोटी सनतों को बिजली आधी कीमत पर मैसर होगी। 24 घंटे ऑफ पीक आवर तसव्वुर होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दोबारा लॉकडाउन के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। बोले, मुल्क लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सनती और कारोबारी इदारे बंद नहीं करेंगे। आवाम फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। गिलगित बल्तिस्तान में वाज़ अक्सरियत से जीतेंगे। बिलावल भुट्टो पुरअज़्म कहते हैं 15 नवंबर को अपने जाले को वज़ीर आला बनाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान को भूख, गुर्बत और बेरोजगारी से आज़ादी दिलवाएंगे। जी, ये थे हमारी टॉप स्टोरीज और बाकायदा आगाज़ करेंगे आज के प्रोग्राम का। अमरीकी इलेक्शंस में क्या सिचुएशन है वो तो हम आपको वक्तन फ़वक्तन अपडेट भी रखेंगे, कौन सी स्टेट में कौन विन कर रहा है, कौन आगे जा रहा है, क्योंकि रिजल्ट्स अभी आ रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल हम पाकिस्तान की बात करते हैं। और कल जो मीटिंग हुई वज़ीर-ए-आज़म ने जिसकी सदारत की, उनकी जानिब से कल अहम ऐलानात किए गए, जिसमें सबसे अहम ऐलान सनती शोबे के लिए पैकेज का था, जिसके तहत 1 नवंबर 2020 से छोटी सनतों को इजाफी बिजली आधी कीमत पर मैसर होगी, जबकि इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर 50% रियायत भी दी जाएगी। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तवानाई शोबे से मुतालिक इज़हार ख्याल करते हुए ये भी कहा कि हम सनतकारों के लिए एक पैकेज लेकर आए हैं। बदकिस्मती से भारत के मुकाबले में हमारी सनतों को दी जाने वाली बिजली 25% महंगी है। माजी में बिजली बनाने के महंगे मुआहदे किए गए और इसको भी रिव्यू करना होगा। साथ साथ इमरान खान ने कहा कि हमने आते साथ एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश की। मुल्क में जितनी एक्सपोर्ट बढ़ेगी रुपया मजबूत होगा। कोरोना की सूरत हाल में उन्होंने कहा कि सब कॉन्टिनेंट पाकिस्तान की एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है। अगर हम कंपैरिजन करें, और पाकिस्तान का रोल कोरोना कंट्रोल में भी सबसे ज़बरदस्त रहा है। सनती शोबे के लिए पैकेज का जो ऐलान किया गया उसमें यह भी कहा गया कि जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं वो पूरा वक्त ऑफ पीक आवर तस्वुर किया जाएगा उनको, या पीक आवर्स और ऑफ पीक आवर्स की छूट उनको मिल गई है, जिससे जाहिर है उनके कारोबार में काफ़ी आसानी होगी। इस पैकेज से बरामदात की मज़ीद बढ़ोतरी होगी और कोरोना की सूरत हाल अगर बरामदात बढ़ जाते हैं तो बेहतर होगी। और वो कोरोना की सूरत हाल से मेरी मुराद मईशत भी है कि अगर आप अपनी इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपकी मईशत खुद ब खुद बेहतरी की तरफ जाएगी। इसके साथ साथ वफाकी वज़ीर सनत और पैदावार हमाद हसन ने भी गुफ्तगू करते हुए कहा कि 24 घंटे ऑफ पीक आवर पर बिजली फराहम की जाएगी। पीक आवर्स में सनतों के लिए नर्ख 25% बढ़ जाता है।
जाए। और अब उन्होंने कहा कि तवक्को है कि अब पीक आवर्स की वजह से सनतें बंद नहीं होंगी। पीक आवर्स की महंगी बिजली की वजह से माजी में सनतों को बंद करना पड़ा था, जिसके बाद अब ये सूरत हाल है। और यहाँ मीटिंग हुई थी, कल प्रेस ब्रीफिंग भी दी वज़ीर-ए-आज़म ने, कोरोना के हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की। और ऐसे लगता है कि अब लॉकडाउन पर तो फैसला हो चुका है कि मुकम्मल लॉकडाउन इमरान खान साहब इसके हक में एक बार फिर है, वो कहते नहीं होगा। बिल्कुल स्पेकुलेशन चल रही थी कि सेकेंड वेव है और कोरोना के पेशेंट्स की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। तो इमरान खान साहब ने कल ये वाज़ेह तौर पर कह दिया कि लॉकडाउन नहीं होगा और ना ही पाकिस्तान इसका मुतहम्मल हो सकता है। कारोबार, स्कूल, सनतें बंद नहीं करेंगे। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद ज़रूर कराएंगे। गवर्नमेंट के रिट कायम करेंगे, वो चाहे फेस मास्क का इस्तेमाल हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो। गैदरिंग्स के अंदर देखा जाएगा कि SOPs को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। गैदरिंग्स को बंद नहीं किया जाएगा और बाय गैदरिंग स्कूल्स, बिजनेस, जॉब्स लोगों की एट स्टेक चली जाती हैं। आपको पता है कि पहले भी हम लॉकडाउन में कितना सफ़र किए थे। बिल्कुल, इसके साथ साथ अब ये देखना होगा कि किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करवाया जाता है, क्योंकि ये तो उन्होंने कह दिया है कि लॉकडाउन नहीं होने जा रहा, लेकिन जो SOPs की खिलाफ वर्जी जहाँ जहाँ हो रही है उनके खिलाफ एक्शन क्या लिया है ये भी देखना होगा। इजलास में जो कल हुआ उसमें मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल समेत बेसिकली 9 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया था। कोरोना की ताज़ा सूरत हाल के हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं, अमवात बढ़ेंगी तो वेंटिलेटर्स पर मरीज़ों का इजाफा होगा, इसलिए अभी से एहतियात कर लें और अभी से SOP की खिलाफ वर्जी ना करें। और गवर्नमेंट जहाँ जहाँ पर कोशिश कर सकती है मैक्सिमम बाज़ारों में, मार्केट्स में, इसके साथ साथ कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स हैं, बिजनेस सेंटर्स हैं, मॉल्स हैं, पार्क्स हैं, शादी हॉल्स हैं, इन तमाम जगहों पर आवाम की भी जिम्मेदारी है कि वो भी SOPs को फॉलो करें। बिल्कुल SOPs को फॉलो करें। और इसी के साथ हम पाकिस्तान से डायरेक्ट जाते हैं अब अमरीकी इंतखाबात की तरफ। और इस वक्त वहाँ पर वोट काउंट का सिलसिला जारी है, वोट काउंट किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि रिजल्ट्स भी आना शुरू हो गए हैं। बहुत सी ऐसी स्टेट्स जहाँ पर इट वाज श्योर कि बाइडन जीतेंगे या इट वाज श्योर कि ट्रंप जीतेंगे, उनके रिजल्ट्स तो सामने आना शुरू हो गए हैं। जैसे कि अमेरिका में कैलिफोर्निया स्टेट का अगर हम जिक्र करें तो विद 55 इलेक्टोरल कॉलेज सबसे मेजर स्टेट यही कंसिडर की जाती है और वो जो है वो बाइडन जीत चुके हैं। और ऑब्वियसली डेमोक्रेटिक स्टेट रही वो, तो उनका एज ये मिला कि अगर हम जिक्र करें टोटल इलेक्टोरल कॉलेजेस का तो अब तक ट्रंप जो है ही इज़ ऑन 114 जबकि बाइडन है 188 के ऊपर। तो जी सिचुएशन ये है कि अब जब आज मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और अमेरिका में तो जश्न होगा इन एनी वे, लेकिन इसके साथ साथ ये भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जश्न के साथ साथ एहतजाज भी होगा। कल हम देख रहे थे कि वहाँ पर कुछ असले की दुकानें थी, उनसे असला उठवा लिया गया है और तोड़ फोड़ के जो भी सामान होते हैं वो उठवा लिए गए हैं। ये एक्सपेक्टेड है कि शायद जो भी पार्टी हारती है उनके जो सपोर्टर्स होते हैं वो शायद एहतजाज करें, सड़कों पर आएँ, रैलियाँ निकालें, भरपूर तरीके से इस इलेक्शन को ना मानें। और ट्रंप साहब ने तो पहले ही कह दिया था कि मैं इस इलेक्शन को भरपूर तरीके से रिजल्ट मानूंगा अगर सिर्फ मैं जीतता हूँ। बिल्कुल, और ये रवायत जो है वो 2016 के इलेक्शन से स्टार्ट हुई जब हिलरी क्लिंटन जो है वो हारना शुरू हुई और ट्रंप विन कर रहे थे। मुझे याद है न्यूयॉर्क में ट्रंप टावर के बाहर, DC में व्हाइट हाउस के बाहर और बहुत सी स्टेट्स के अंदर लोग लिटरली जैसे जैसे रिजल्ट सुन रहे थे बाहर आ रहे थे और प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड करा रहे थे कि हम ये इलेक्शंस नहीं मानते, रिगिंग हुई है। अब मुझे लग रहा था लास्ट टाइम भी मुझे फील आ रही थी कि पाकिस्तान की सियासत टाइप जो है ना वो चीज़ें यहाँ पर भी शुरू हो गई और इस दफ़ा मुझे लगता है उसमें ज़्यादा तेज़ी आएगी उन प्रोटेस्ट में और उन जो भी वो लोग एहतजाज करते हैं और रिगिंग का इल्ज़ाम लगाते हैं। बिल्कुल उम्मीद यही करते हैं कि जो आज इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें ऐसा ना हो, क्योंकि अमेरिका सब सुपर पावर है दुनिया में, उसके इलेक्शन को फॉलो किया जाता है कि उसके इम्पैक्ट्स होते हैं पूरी दुनिया में होते हैं। ऑब्वियसली लास्ट टाइम जिस तरह से बात की कि एहतजाज भी किया गया और रिगिंग के इल्ज़ाम भी लगे, दूसरे ममालिक को भी शामिल किया गया बीच में कि ट्रंप ने मदद ली है और इसके साथ एजेंसीज़ को शामिल किया गया कि ये फेयर एंड फ्री इलेक्शंस नहीं थे, इनको मैनिपुलेट किया गया है। ईमेल्स का जिक्र होता रहा हिलरी क्लिंटन के हवाले से, ट्रंप के हवाले से कि काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ इस मामलात में क्वेश्चनेबल रिजल्ट थे, लेकिन ऑब्वियसली उस चीज़ से बाहर निकला है अमेरिका। लेकिन अब अगर दोबारा से ऐसी सिचुएशन होती है 4 साल बाद फिर से, तो फिर मेरे ख्याल में बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है इसमें कि बहुत बड़ा इलेक्शन है, इसमें भी अगर क्वेश्चनेबल होगा तो फिर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर तो आप फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि ऐसे मामला हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे मामला हो सकते हैं और इस तमाम
तमाम इलेक्शन में की स्टेट्स यानी कि स्विंग स्टेट्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और वो कब फ्लिप कर जाएं और किसकी तरफ साइड लें ये एंड टाइम तक पता नहीं होता। लेकिन अभी तक जो हम स्टेट्स का जिक्र कर रहे हैं और जहाँ से रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें फ्लोरिडा जो है अब्जर उसके 94% अभी तक काउंट हुआ है। इट्स नॉट फाइनल बट वहाँ पे ट्रम्प जो है वो मेजॉरिटी से विन कर रहे हैं। तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ट्रम्प इज़ नॉट एन एनवायरमेंटलिस्ट। उन्होंने अपनी कैंपेन में बहुत सी ऐसी बातें की जो शायद क्लाइमेट चेंज और फ्लोरिडा के अगेंस्ट जा सकती हैं, बट पीपल आर स्टिल वोटिंग फॉर हिम। वो बहुत मैटर करता है। सो अब देखो कि क्या होता है इन द एंड ऑफ द डे। पॉपुलैरिटी वोट जो भी ज़्यादा ले रहा हो उसके ऊपर बिल्कुल रिलाई नहीं करना चाहिए। 2016 में बहुत क्लियर हो गया। बिल्कुल। और इसके साथ साथ तो ये पॉपुलैरिटी वोट ऑब्वियसली लास्ट टाइम जिस तरह से बात हो रही है हिलरी क्लिंटन को मिला, इससे पहले अल गोर को मिला और बुश जो थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश उनको पॉपुलैरिटी वोट नहीं था लेकिन वो सदर बन गए। और उसके बाद फिर होता क्या है कि इम्पैक्ट्स होते हैं उसकी जो भी पॉलिसीज़ होती हैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की पॉलिसीज़ विद पेंटागन और ऑब्वियसली जो एजेंसीज दीगर हैं उनके साथ मिलकर जो इम्पैक्ट होता है पूरी दुनिया में, चाहे उसमें वॉर ऑन टेररिज्म है, फिर इसके साथ साथ आपकी जो पॉलिसीज़ हैं लाइक इधर अगर आप रीजनल बात करें पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस, फिर इंडिया के साथ क्या रिलेशंस होंगे, फिर मिडिल ईस्ट में क्या पॉलिसीज़ होंगी, फिर इसके साथ चाइना के साथ क्या ताल्लुकात होंगे, विद इन अमेरिका जो इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ मसाइल नज़र आए हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इमिग्रेशन के हवाले से बहुत सख्त कवानीन पेश किए और आते साथ ही जब वो 2016 में 17 में इलेक्ट हुए तो आते साथ ही उन्होंने ईरान और नॉर्थ कोरिया और दीगर 3-4-7 ममालिक थे टोटल जिन पर उन्होंने पाबंदियां लगा दी कि उनके लोग वहाँ पर नहीं फ्री मूव कर सकेंगे, उनके लिए ज़रूरी है कि वो प्रॉपर तरीके से स्क्रूटनी के थ्रू आएँ। फिर आपने वॉल बना दिया मैक्सिको के बाहर के पाक वो अमेरिका ना आ सकें। इस तरह से जो पॉलिसीज़ थी ऑब्वियसली वो क्वेश्चनेबल थी। हम ये उम्मीद करते हैं कि अब जो भी पॉलिसीज़ हों वो एक लार्जर एस्पेक्ट में देखी जाए, आवाम को उसमें फ़ायदा हो और सिर्फ अमेरिकन नहीं पूरी दुनिया में उसको फ़ायदा होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है दैट अमेरिकन people don't vote on foreign policy. They don't want अमेरिका बाहर किस चीज़ पे क्या पॉलिसी रख रहा है। उनको अपने अंदर जो डोमेस्टिक पॉलिसीज़ हैं जो मुल्क के लिए इकदाम किए जा रहे हैं वो चाहे बेहतर हेल्थ सिस्टम के ऊपर हो या एजुकेशन सिस्टम के ऊपर हो वो मैटर करता है। सो आई थिंक ये बहुत क्लियर हो जाएगा कि ट्रंप की फॉरेन पॉलिसीज़ के ऊपर उनको रिजेक्ट किया जाता है या उनकी इंटरनल पॉलिसीज़ के ऊपर उनको एक्सेप्ट किया जाता है। बिकॉज देयर इज़ अ क्लियर लाइन इन अमेरिका जो प्रो ट्रंप है और एंटी ट्रंप है। सो ये चीज़ भी बड़ी मैटर करती है कि आप ट्रंप को वोट कर रहे हैं, ट्रंप के अगेंस्ट वोट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी परसेंटेज है लोगों की जो डिफरेंट न्यूज़पेपर्स ने सर्वेस किए और उन्होंने ये कहा कि वी आर वोटिंग अगेंस्ट ट्रंप। अब ट्रंप के अगेंस्ट बाइडन है तो बाइडन को मिलेगा, लेकिन अगर वो ना होता और कोई और होता तो भी वो वोट उन्हीं को जाता। बेसिकली उनकी पॉलिसी के खिलाफ वोट पड़ेगा। अब एक और मामला है कि कोरोना ऑब्वियसली 2020 में आया और 2020 में इलेक्शन है तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पैदा कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये देखा गया है कि ट्रंप के हवाले से बात ही की जाती थी, पहले एम्प्लॉयमेंट पर उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन जैसे ही कोरोना आया तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट भी गई, फिर बहुत से नुकसान हुए, इकॉनमी को बहुत नुकसान हुआ। फिर ये कहा जाता है विजिलेंट उन्होंने तरीके से नहीं इलेक्शन इस तमाम सिचुएशन को देखा, इलेक्शन पर उनका ध्यान होगा ऑब्वियसली, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये देखा कि कोरोना के ऊपर लॉकडाउन की टाइमिंग्स बड़ी क्वेश्चनेबल थी। तो ये तमाम मामला है और देखते हैं इसका इम्पैक्ट फाइनल रिजल्ट के बाद सामने आएगा कि फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। डबल सेंचुरी क्रॉस कर गए हैं बाइडन और अब इलेक्टोरल कॉलेज काउंट के मुताबिक अब तक बाइडन जो हैं वो 209 के ऊपर हैं और ट्रंप अभी तक 118 के ऊपर। इसका मतलब है कि डिफरेंस ज़्यादा है। रीजन के स्टेट्स के रिजल्ट्स होल्ड पर हैं या काउंट जो है वो बहुत तेजी से हो रहा है, बट बाइडन को अब सिर्फ 61 इलेक्टोरल कॉलेज चाहिए टू विन द रेस इन काफी हद तक जो बाइडन जो हैं वो आगे हैं अभी तक। ऑब्वियसली ऐसे ऐसे चीज़ें क्लियर होंगी, कौन सी स्टेट है अभी तक, कौन सी इफेक्टिव, कौन सी बड़ी स्टेट है जिसका रिजल्ट आना है, वो सारा कुछ हम आपको बताएंगे। अभी ब्रेक लेते हैं फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे और नाजरीन अब ज़रा जिक्र कर लेते हैं कराची शहर का। और कल हम लोग ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि 28 अगस्त जब आपने देखा कि लोकल बॉडी इलेक्शंस होने थे और फिर पुराना टेन्योर ख़त्म हो गया, उसके बाद एक नई बहस शुरू हुई जो कि हमेशा से होती है, वो हल्का बंदियों से लेकर मरदमशुमारी तक है। लेकिन मरदमशुमारी का इशू इससे बहुत पहले से चला आ रहा है। 2017 का अगर हम जिक्र करें तो लास्ट टाइम जो छठी मरतबा मरदमशुमारी कराई गई थी उसमें कराची की
की आबादी का अगर जिक्र करें तो वो 1,49,10,352 नफूस पर मुश्तमिल थी। लेकिन इस मरदमशुमारी के नताइज पीपल्स पार्टी और MQM समेत सूबे की तमाम सियासी जमातों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और ये कहा कि आबादी इससे कहीं ज़्यादा है। बिल्कुल, अब ये ऑब्वियसली बहुत बड़ा मसला है। अगर मरदमशुमारी जब तक उसके रिजल्ट्स उसके ऊपर सब मुतफिक नहीं होते हैं तो ऑब्वियसली उसके बाद फिर जो उसके वजह से इलेक्शंस होने हैं वो भी क्वेश्चनेबल हो जाते हैं। अब वफाकी इदारे शुमारियत के मुताबिक मुल्क की आबादी में 1981 के बाद से 140% इजाफा हुआ, जबकि सियासी जमातों ने मरदमशुमारी के नताइज पर एतराज़ उठाया था। ऑब्वियसली 2018 से पहले की बात है, तब भी एतराज़ चलता रहा, लेकिन इलेक्शन फिर भी हो गए। सिंध हुकूमत ने मुल्क भर में होने वाली छठी मरदमशुमारी के बुरी नताइज को मुस्तरद भी किया था, लेकिन सीनियर सूबाई वज़ीर निसार खोड़ू ने अपने बयान में इल्ज़ाम लगाया कि विफाक ने मरदमशुमारी के नताइज को राज में रखकर सिंध के साथ साजिश की और मनसूबाबंदी के तहत सिंध की आबादी कम जाहिर की ताकि मालियाती अवार्ड में सिंध का हिस्सा ना बढ़ाया जा सके। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर का अगर जिक्र करें खालिद मकबूल सदीकी ने यह भी कहा कि कराची को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, वो चाहे इंडस्ट्री के हवाले से हो या आबादी के हवाले से हो। टैक्स देने वालों में सबसे ज़्यादा हिस्सा कराची का ही आता है और फिर ये भी कहा जाता है कि कराची में पश्तून, पंजाबी, बलोच ज़्यादा हैं। सिंध के शहरी इलाकों से इम्तियाजी सलूक होता रहा है। फारूक सत्तार ने यह भी मुतालबा किया कि बल्दियाती इंतखाबात और 2023 के इलेक्शन से कबल मरदमशुमारी लाजमी कराई जाए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मरदमशुमारी होगी तो आप यकीन जानिए कि बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। वो जो एक प्रपोर्शन मिलता है, वो चाहे डेवलपमेंट फ़ंड की मद में हो, रिसोर्सेज की मद में हो या बाकी चीज़ों की मद में हो, वो डेफिनेटली बढ़ जाएगा। लेकिन फिर क्या वजह है कि मरदमशुमारी को होने नहीं दिया जाता या करवाया नहीं जाता? बिल्कुल, अब ये मामला है क्या, इसका हल क्या है, मरदमशुमारी के नताइज पर क्या अब होगा? ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा इशू है। मरदमशुमारी तो हो चुकी है, अब दोबारा से तो नहीं हो सकती है और ऑब्वियसली पूरे नेशनल लेवल पे ये होना होता है मैनेज। क्या इसका हल है? फिर इसके बाद बल्दियाती इलेक्शंस भी होने हैं, अगर वो भी लटक जाएंगे तो फिर क्या मामला होगा? इस तमाम सूरत हाल में हम बात करेंगे। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर हैं सहर कामरान साहबा, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सहर साहबा। वालेकुम सलाम। सहर साहबा, जिस तरह से ये मामला है, बल्दियाती इंतखाबात तो अभी होने हैं, ऑब्वियसली सिंध में अभी उनकी भी डेट आनी है, लेकिन जो सिचुएशन इस वक्त है मरदमशुमारी के हवाले से, ये अभी तक तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हो सके हैं। विफाक और सिंध के दरमियान जो मामला है, फिर ऑब्वियसली जो दीगर पार्टीज़ हैं उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्या हल है इसका? देखिए, जब मरदमशुमारी हुई थी 2017 में तो पीपल्स पार्टी के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे उस वक्त, और पीपल्स पार्टी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात बाकायदा जो है वो उस वक्त मेंशन किए थे। और उसके बाद एक कमेटी भी बनी थी, सेनेटर ताज हैदर ने रिपोर्ट भी पेश की थी और हमसे वादा किया गया था कि इस पर ऑडिट होगा जी, और जो सही जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर किए जाएंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। और उसके बाद जो है वो नताइज भी ऑफिशियली जारी नहीं हुए। वन टाइम इलेक्शन के लिए कंसिडरेशन की गई थी ताकि 2018 के इलेक्शन हो सके, वो हो गए। आज अब तक जो है वो जो सही नताइज थे ऑफिशियल 2017 की मरदमशुमारी के, वो अभी तक जो है ऑफिशियली जो है वो डिक्लेयर नहीं हुए। जब नताइज डिक्लेयर नहीं हुए तो हल्का बंदियां नहीं हो सकती। जब हल्का बंदियां नहीं होगी तो बल्दियाती इंतखाबात कैसे होंगे? देखिए, पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जहाँ पे बल्दियाती इदारे जो है सिंध के अंदर वाहिद सूबा है जहाँ पे उन्होंने अपनी मुद्दत मुकम्मल की और बल्दियाती इदारों ने फंक्शन किया। और अब भी हम ये चाहते हैं कि बल्दियाती इदारे जरूर कायम करें, लेकिन आइन और कानून के मुताबिक। तो जो पीपल्स पार्टी की पोजीशन है वो बहुत कानूनी पोजीशन है। पीपल्स पार्टी जो मुतालबा है वो जायज मुतालबा है। जहाँ पर आपका सेंसस ही नहीं होगा उसके ऊपर जो है कॉन्फिडेंस, जहाँ आपका सेंसस इशू ही नहीं होगा, डिक्लेयर ही नहीं होगा ऑफिशियली, वो उसका इजरा ही नहीं होगा, जो आपका वो डिक्लेयर ही नहीं होगा, तो उसके बाद जो है इदारे शुमारियात की तरफ से तो किस तरीके से हल्का बंदियां होंगी और किस तरह से जो है वो इंतखाबात होंगी। तो मैं समझती हूँ कि काबिल फहम बात है, इसको समझने की जरूरत है और इस पर जो पाकि हुकूमत है उसको वर्क करना चाहिए। बिल्कुल सही। लेकिन फिर आप क्या समझती हैं सेनेटर साहिबा के हर्डल क्या है? ये रिक्वेस्ट भी की जा सकती है, उनको ऑन डिमांड भी कहा जा सकता है कि मरदमशुमारी तो बहुत ज़रूरी चीज़ है और होनी भी चाहिए। सो व्हाट आर द हर्डल्स? क्यों नहीं हो पा रहा, या अब 2023 से पहले होना भी बहुत ज़रूरी है? उनके तरजीहात जो प्रायोरिटीज हैं उनका फर्क है। देखिए, मुझे बहुत अच्छी तरह ये याद है कि 2018 के इलेक्शन से पहले हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। हमने 2017 में हाउस में इसको मूव किया था सेनेट में, और सेनेटर ताज हैदर ने बड़ी एक डिटेल रिपोर्ट प्रेजेंट की थी, और उसके बाद जो है ये
एक्सेप्ट किया गया था कि जी ऑडिट होगा, और ऑडिट होने के बाद फिर जो है जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो दूर किए जाएंगे। अब अगर आबादी जो है उसका सही जो है उसकी नहीं हो, हमारे पास सेंसस ही ना हो, उसके सही अदाद शुमार ही ना हो। लेकिन सहर साहबा, ये मामला सिर्फ कराची के ऊपर ही आया, बाकी तो तमाम जो इश्यूज हैं इसके हवाले से कभी ना कोई खबर आ रही है, ना कोई मामला आ रहा है, ना कि इसको उठाया जा रहा है। पीडीएम के प्लेटफॉर्म में भी ऑब्वियसली ये नून लीग की गवर्नमेंट ने करवाई थी 2017 में ऑब्वियसली, और तब भी पीपल्स पार्टी ही थी सिंध में, इश्यूज तब भी थे। अब दोबारा से तो इतने आराम से तो नहीं हो जाती, और ऑलरेडी 20 साल के अरसे के बाद हुई मरदमशुमारी, और अभी दोबारा से अरेंजमेंट करवाना, दोबारा से इतने रुपये लगाना, और फिर सिर्फ एक थोड़े से मामले पर, ऑब्वियसली आप कराची का मामला बहुत बड़ा है, लेकिन सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ वहीं से आ रहे हैं। मैं कराची की बात नहीं कर रही, मैं सूबा सिंध की बात कर रही हूँ, मैं एक पूरे सूबे की बात कर रही हूँ। देखिए, उस वक्त भी सूबा सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, आज भी सूबा सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। हमारे बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे सूबा सिंध के बारे में, आप कराची को अलग करके नहीं देखें, ठीक है। और हम उस वक्त जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे वो तहफ़्फ़ुज़ात आज भी हैं। आज मेरे कहीं डिजिटल टेक्नोलॉजी का दौर है, और उसके अंदर अगर आपका सेंसस जो है उसी के ऊपर इत्तेफाक ना हो, आपकी मरदमशुमारी होने के बाद 2017 से मरदमशुमारी हो गई, 2018 के अंदर जो है वो इलेक्शन हो गए, पीपल्स पार्टी ने इसको 12 उठाया दोनों ऐवानों के अंदर, उसके बावजूद आज तक जो है वो रिपोर्ट नहीं आई। जब इदारा शुमारियात ने इसके ऊपर रिपोर्ट अभी तक नहीं दी, तो हल्का बंदियां कैसे होगी? मुझे आप बताएं कि अगर आज हम गलत जो है वो अदाद शुमार के ऊपर, वो अदाद शुमार जो कि शाये ही नहीं हुए आज तक, वो अदाद शुमार जो कि भी ऑफिशियली डिक्लेयर ही नहीं हुए, उनके ऊपर जो है अगर आप कैसे हल्का बंदियां करेंगे? अब सूबा सिंध की आप बात करें, सूबा सिंध तो वाहिद सूबा है जहाँ पे बल्दियाती इदारों ने फंक्शन किया है। पंजाब में क्या हुआ, केसी में क्या हुआ, बलूचिस्तान में क्या हुआ? तो आप तो अप्रिशिएट करें कि सूबा सिंध ने अपने बल्दियाती इदारों को फंक्शन करने दिया, जहां उन्होंने अपनी मुद्दत मुकम्मल की, और पूरी मुद्दत मुकम्मल करने के बाद खत्म हुए। अब हर जगह पे एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो उनकी अपॉइंटमेंट हो चुकी हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन जो अब बुनियादी जिम्मेदारी है वफाकी हुकूमत की, उसको तो पूरी करें। आप देखें ना, इस जिन अदाद शुमार को वहाँ की आबादी नहीं मान रही, वहाँ के जो पॉलिटिकल एंटिटीज है वो नहीं मान रहे। इट्स नॉट ओनली पीपल्स पार्टी, इट्स द अदर पार्टीज ऑल्सो, उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो फिर ऐसी जो है सिचुएशन के अंदर किस किस्म की हल्का बंदियां होंगी और किस किस्म के बल्दियाती इदारे बिल्कुल सही, किस किस्म की हम तो कानून की बात कर रहे हैं जी। और कानून अगर मौजूद है तो फिर प्रायोरिटी सेट करना होंगी, और ख़ास तौर पर जब आप खुद उस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, जब आप हमेशा से ये बात करते रहे हों कि फेयर एंड स्क्वायर तरीके से इंतखाबात होने चाहिए, तो उसमें ऑब्वियसली सेंसस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वेल, थैंक यू सो मच सेनेटर साहिबा फॉर बीइंग विद अस, और आपने अपने कंसर्न सामने रखे, और एक बात कि ये सिर्फ कराची का मसला नहीं है, ये पूरे सूबा सिंध का मसला है, जिसके ऊपर अब फोकस भी होना चाहिए और काम कर लेना चाहिए, ताकि आइंदा आने वाले इलेक्शन से पहले ये तमाम मराहल जो है वो, और अगर इलेक्शन से पहले ये अगर होना है तो भी हमें देखना होगा। और अगर मरदमशुमारी ऑब्वियसली, जैसे मैं पहले बता रहा था कि ये बार बार इतना आराम से पॉसिबल नहीं है, तो जो मरदमशुमारी हो चुकी है उसी पर इत्तेफाक किया जाए, उसको अगर ऑडिट किया जाए, और अगर उसमें कुछ प्लस माइनस करना है तो उसमें आप कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पर पूरे पाकिस्तान की मरदमशुमारी में अरबों रुपए लगाना ऑलरेडी 20 साल बाद हुई है, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे 1-2 साल बाद फिर हो जाएगी, ये तो थोड़ा मुश्किल नजर नहीं आता। लेकिन आप देखें अबूजर, दुनिया कहाँ की कहाँ निकल गई। अमरीकी इलेक्शंस हो रहे हैं 2020, और उसमें इस दफ़ा जो वोटिंग का तरीक़ेकार है उसमें इतनी एडवांसमेंट आई है कोविड-19 की वजह से। अब ड्राइव थ्रू के ज़रिए वोट कास्ट मतलब कर रहे हैं कुछ स्टेट्स में, कहीं मेल इन बैलेट किया गया, कहीं पे आपने ऑनलाइन अर्ली वोटिंग में हिस्सा ले लिया, अब आप फिर पोलिंग स्टेशन पर जाकर भी, मतलब आपके पास इतनी ऑप्शंस हैं, यू कैन डू एनीथिंग। आप इतना आसान बनाते हैं वोटर्स के लिए वोट कास्ट करना, तभी उनका टर्नआउट बड़ा ज़बरदस्त रहता है। लेकिन हम यहाँ पर अभी तक सिर्फ यही परेशान है कि हमारी आबादी इतनी नहीं है, सेंसस में इतनी है, इसको ठीक किया जाए। क्यों नहीं एडवांसमेंट अपनाई जाती? आप मतलब सुपर पावर को देख लें, वहाँ किस तरह से तो सुपर पावर वहाँ पे तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में अगर सिर्फ मरदमशुमारी ही डिजिटलाइज कर दी जाए या उसको एक्चुअल फैक्ट्स पर रखा जाए, और ये ना सोचा जाए कि अगर हमने ज़्यादा शो करा दिए नंबर इस जगह के और वो जगह हमें पसंद नहीं है, तो उससे ये होगा कि ज़्यादा NFC अवार्ड के जो पैसे हैं वहाँ ज़्यादा चले जाएंगे, क्योंकि वो पॉपुलेशन की बेस पर भी पैसे मिलते हैं, तो यूँ होगा तो फिर पैसे वहाँ चले जाएंगे। ये भी सोच अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर पाकिस्तान में तरक्की करना, पाकिस्तान की मरदमशुमारी पर इत्तफाक करना, फिर रिजल्ट्स आना, फिर उसके बाद इलेक्शन होना, उस पर इत्तफाक करना
बड़ा इट्स अ लॉन्ग डिबेट। लेकिन हम चूंकि बात कर रहे हैं इलेक्शन 2020 और अमेरिका में इस वक्त जो गहमा गहमी वोट काउंट के सिलसिले में चल रही है, वो अब सब लोग अपने अपने टीवी स्क्रीन के सामने बैठे जो है वो डेफिनेटली देख ही रहे होंगे। लेकिन अमेरिका को सुपर पावर कहा जाता है पूरी दुनिया की, और फिर उसका सदर जो है वो दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स समझा जाता है। आपको पता है उसकी सैलरी कितनी है? जो भी प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है अमेरिका में, उसको महाना 33,333 यानी कि $4 लाख सालाना तनख्वाह की मद में मिलते हैं। तो ये $4 लाख, अब आप इसके मल्टीप्लाई कर लें पाकिस्तान के जो डॉलर रेट है उसके हिसाब से अच्छे खासे पैसे हैं। और एनीवेज ही ऑब्वियसली ये पैसे तो अमेरिकन सदर हैं तो उनकी तो इतनी तनख्वाह होगी। इसके अलावा मराद और सहूलियात महाना तनख्वाह के अलावा हैं। ओहदा ख़त्म होने के बाद भी अमरीकी सदर जो भी होते हैं उनको मराद दी जाती हैं। फिर इसके अलावा 2 बोइंग 747 तैयारे अमेरिकी सदर के इस्तेमाल में रहते हैं, जिन्हें एयरफोर्स 1 भी कहा जाता है। और ये बड़ा मशहूर प्लेन है एयरफोर्स 1, बड़ी मूवीज़ में भी इसको देखा गया और ओवरऑल भी बड़ा ना एक फेवरेट आम लोगों के लिए एयरफोर्स 1 तैयारा बड़ा एक मेरे ख्याल में हर लग्जरियस तैयारा होता है। उसके अंदर पूरा एक खसूसी अपार्टमेंट होता है, एक ऑफिस होता है, बेडरूम होता है, इवन के उस तैयारे में उनका जिम, जो भी प्रेसिडेंट होता है उनके लिए जिम फैसिलिटीज़ भी होती हैं। फिर एक ऑपरेशन थिएटर होता है, डॉक्टर मौजूद होता है, 85 टेलीफोन लाइंस मौजूद होती हैं, 19 टीवी स्क्रीन्स लगी होती हैं। और फिर सदर के पास सिर्फ ये तैयारा ही नहीं होता बल्कि मैरियन 1 खसूसी हेलीकॉप्टर भी होता है, जिसे वो मुख्तसर सफ़र के लिए विद इन द कंट्री इस्तेमाल करता है। लेमोजीन का इस्तेमाल किया जाता है उसके प्रोटोकॉल के लिए। जब भी अमेरिकी सदर ने ट्रैवल करना होता है तो लेमोजीन जो है वो उसके लिए मखसूस होती है। और इसके साथ साथ ऑब्वियसली अमेरिकन सदर जब सफ़र करते हैं दुनिया भर में उन्होंने जाना होता है तो उनके लिए तमाम सहूलियत होना ज़रूरी इसलिए भी हैं क्योंकि लम्हा ब लम्हा उन्होंने अपडेट्स भी लेनी है पूरी दुनिया में, कहाँ पर उनकी फोर्सेज हैं, कहाँ पर क्या हो रहा है, क्या पॉलिसी बन रही है, कहाँ पर रिएक्शन आ रहा है, कहाँ पर किस पॉलिसी में हमने उसमें चेंज लेके आना है। क्योंकि ये दौरान सफ़र भी मीटिंग्स होती रहती हैं और ये बड़ी ज़रूरी है क्योंकि अमेरिकन सदर है मीटिंग्स को होल्ड करना, अगर 15-18 घंटे का सफ़र हो उन्हें पता ही ना हो दुनिया में क्या हो रहा है। इसलिए तमाम ऑफिस की सहूलियात हैं उनके प्लेन में ज़रूर होती है। बिल्कुल, इनकी रिहाइशगाह व्हाइट हाउस के अंदर होती है, कैंप डेविड में खसूसी रिहाइशगाह होती है जहाँ पर अक्सर वो छुट्टियाँ गुजारने या टाइम ऑफ के लिए जाते हैं। मेहमानों के लिए 119 कमरों पर मुश्तमिल अलग से स्टेट गेस्ट हाउस होता है। अमरीकी सदर के पास एक खसूसी ब्रीफ केस भी होता है जिसमें ऐसी कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं जिससे अमरीकी सदर दुनिया के किसी भी हिस्से में एटमी हमले का एक हुक्म जारी कर सकता है। और एक की जो हर वक्त अमरीकी सदर के सूट के अंदर होती है, यू हैव टू ब्रेक द की, और अगर आप वो कोड इंसर्ट करेंगे तो आपका डायरेक्ट राब्ता जो है वो अपनी इंटर सर्विसेज के साथ हो सकता है और आप कभी भी कोई ड्रोन अटैक, मीजल अटैक या एटमी अटैक का ऑर्डर मतलब एटम बम हर वक्त अपनी जेब में बेसिकली वो लेके फिरते हैं। वो ये बात थी भी ना कि जब नॉर्थ कोरियन सदर और इनके डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान आपस में ट्विटर पर खासी जंग लगी रही तो दोनों ने कहा कि मेरा बटन मेरे करीब है, बिल्कुल मेज़ के साथ है, उसने कहा मेरी जेब में उन्होंने कहा मेरी जेब में। ये मामला है बड़ा परेशान कौन कि हर वक्त ही आप रेडी हैं फॉर वॉर, लेकिन इसके साथ ऑब्वियसली ज़रूरी भी है लेकिन आप प्रिपेयर भी हैं, आप ये भी कह सकते हैं। और आप देखिए मैं कल 2016 की कुछ पिक्चर्स मैंने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर की जो मैं व्हाइट हाउस के लॉन के बिल्कुल पास खड़ी थी और आप यकीन जानिए कुछ अमेरिकन ने उसके ऊपर रिप्लाई किया कि देयर वर गुड ओल्ड डेज जब आप व्हाइट हाउस की फेंस के पास जा सकते थे। एंड देन आई रियलाइज्ड कि व्हाइट हाउस जहां पर है, पेंसिल्वेनिया स्ट्रीट उसे कहा जाता है, नोबडी इज अलाउड टू गो दैट क्लोज टू व्हाइट हाउस एनीमोर। दुनिया में हालात भी तो ट्रंप भी बहुत ज्यादा कहा जाता है ना उनके बारे में, बहुत पैरानॉइड है सिक्योरिटी को लेकर, तो उन्होंने बिल्कुल वो स्ट्रीट ही क्लोज डाउन कर दी कि यू कैन नॉट गेट क्लोज टू द फेंस, आप उसके पास नहीं जा सकते, बस दूर दूर से आप व्हाइट हाउस देख सकते हैं। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं, ये मनाजर दिखा रहे हैं कि ताकतवर तरीन लोगों का जो दफ्तर है व्हाइट हाउस जिसे कहा जाता है। बिल्कुल, और इसकी बुनियाद अगर बात की जाए व्हाइट हाउस की तो वो 1792 में रखी गई थी। अमेरिकी सदर का सरकारी दफ्तर व्हाइट हाउस वाशिंगटन डीसी की अहम शारा पेंसिल्वेनिया एवेन्यू पर वाक़ है और व्हाइट हाउस की तामीर 1801 में मुकम्मल हो गई। अमेरिका के पहले सदर जॉर्ज वाशिंगटन ने 1792 में व्हाइट हाउस की बुनियाद रखी और 1801 में तामीर मुकम्मल होने के बाद अमेरिका के दूसरे सदर जॉन एडम्स ने व्हाइट हाउस में रिहाइश इख्तियार की थी और अब तक 44 सदूर इसमें सकूनत इख्तियार कर चुके हैं। इस कॉम्प्लेक्स में 135 कमरे हैं और साबिक़ खातून अव्वल जैकी कैंडी ने व्हाइट हाउस की ताज़ीन और आइश में काफ़ी दिलचस्पी ली। 6 मंजिला ये इमारत है और इसका ऑरा ही डिफरेंट है। व्हेन यू लुक एट इट तो वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है और इट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड। व्हाइट हाउस से मुत्तसिल 18 एकड़ रकबे पर खूबसूरत बागात हैं और जो कि ऑब्वियसली जिसका मैं भी जिक्र भी कर रही थी कि फेंस से काफ़ी दूर हैं।
है, मशरकी हिस्से में खातून अव्वल का दफ्तर होता है, फिर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर भी वहाँ पर होता है। और बहुत से लोग जो ये समझते हैं कि उनका जो ओवल ऑफिस है जहाँ जाकर वो अपने कांग्रेसमैन और बाकी लोगों से मीटिंग्स वगैरह करते हैं, दैट्स अपेरेंटली ऊपर से फरलांग, मतलब वो काफ़ी एक दूसरे साइड पर है, व्हाइट हाउस दूसरे हिस्से पर है। बट व्हाइट हाउस के बिल्कुल नीचे से एक टनल जाती है जो ओवल ऑफिस के अंदर जाकर खुलती है और सदर को बाहर से ट्रैवल, मतलब ऑन रोड ट्रैवल नहीं करना पड़ता। हमने 2016 की याद में आपके लिए आप सोचें अबू ज़र कि उन्होंने इतना आसान बना दिया है कि वो टनल्स बना दिए कि आप डायरेक्ट व्हाइट हाउस से ओवल ऑफिस जाएं, यू डोंट हैव टू कम ऑन द रोड। टाइम जो सिचुएशन है और सिक्योरिटी की वजह से भी, फिर टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव की है और मेरे ख्याल में जो सिक्योरिटी की बात है ये ज़रूरी भी हो गया था वक्त के साथ साथ। पाकिस्तान और बाकी ममालिक में भी हमने देखा कि सिक्योरिटी इम्प्रूव हुई है और सिक्योरिटी के लिए बहुत काम किया भी जाना चाहिए। डिपेंड्स ऑन द पर्सन एज वेल, क्योंकि इलेक्शन से 5 दिन पहले मुझे याद है हम व्हाइट हाउस पहुंचे एंड आई गॉट सो एक्साइटेड कि मैंने बराक ओबामा को हेलीकॉप्टर से उतरते हुए लॉन में वॉक करते हुए देखा। तो ये सोच भी नहीं सकते कि करीब से आप देख लें। इमेजिन दैट नाउ, क्योंकि आप पूरे का पूरा वो अहाता आपने सील कर दिया, एक बंकर टाइप जो विद इन द 4 years इस पर बात भी होती रही, ट्रंप पे काफ़ी तनकीद भी होती रही कि अमेरिकन्स आर सो ओपन अबाउट इट, तो ये रिस्ट्रिक्शंस क्यों हैं? बट ही इज़ द प्रेसिडेंट, ही कैन डू एनीथिंग व्हाट ही वांट्स। वो हर चीज़ कर सकते हैं क्योंकि ये वाहिद प्रेसिडेंट हैं जो कि इतने एक्टिव नजर आए ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर इन 4 सालों में कि मैंने ये देखा कि इतना कोई भी प्रेसिडेंट इतने एक्टिव नहीं थे इन हिस्ट्री। और इसकी वजह एक ये भी थी कि वो ऑलरेडी बड़े एक्टिव रहे हैं, बिजनेसमैन भी थे और वो बड़ा एक्टिव रहे हैं सोशल मीडिया पर भी। और वो उनको जब सदर बने तो उन्हें कहा गया कि आप मत यूज़ करें अब पर्सनल अकाउंट, लेकिन उन्होंने फिर भी यूज़ किया और बड़े बड़े रिमार्क्स दिए जिसके ऊपर क्वेश्चन भी बन गया। बल्कि सोशल मीडिया की जो फेसबुक और ट्विटर पर उनके ट्वीट्स और जो पोस्ट हैं उनको हटाना भी पड़ा उनकी ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से। दैट मीन्स कि वो इतनी ज़्यादा कोविड-19 में क्या हुआ था कि वो ऐसा लग रहा था कि वो बीमार हैं और वो बस ट्वीट करे जा रहे हैं एंड देन ही डिलीटेड अ फ्यू ऑफ द ट्वीट्स। बट अभी रिसेंट अपडेट अगर आपको हम दें जो कि चल रही है, बाइडेन जो है वो इस वक्त 223 इलेक्टोरल कॉलेज लेकर बर्तरी हासिल किए हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 148 पर हैं। बट while looking at the map, people don't get your hopes so high for Biden, क्योंकि जितनी स्टेट्स रह गई हैं they are more inclined towards Trump। और उसमें मेजर स्टेट टेक्सास का रिजल्ट अभी आना है, ओहायो जिसके 18 इलेक्टोरल कॉलेज हैं उसका रिजल्ट अभी आना है, पेंसिल्वेनिया एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है विद 20 इलेक्टोरल कॉलेज और वो भी इंक्लाइन कर रहा है अभी तक की परसेंटेज काउंट के मुताबिक रेड जोन में जाने का। और रेड जोन जो है वो रिपब्लिकन का जोन होता है, दैट इज अ ट्रंप जोन। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन आप एक चीज देखिए जो है उसमें बाइडेन लीड ले रहे हैं। लेकिन अभी आप एक चीज देखें कि बाइडेन फिर भी अभी देखा जाए तो मार्जिन उनका अच्छा खासा है। अगर वो थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड कर लेते हैं तो काफी हद तक मेरे ख्याल में काम हो जाए। लेकिन फिर क्या होगा, फिर तो डोनाल्ड ट्रंप मानेंगे नहीं। फिर वो ना माने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने तो कल वो वीडियो इतना मैंने देख के एंजॉय किया ना, बार बार कहते हैं इलेक्शन के रिजल्ट मैं मानूंगा जब मैं जीतूंगा, तो अदरवाइज मैं रिजल्ट नहीं मानूंगा। ही इज अ डिफरेंट मैन। वो मुझे लगता है कि कुछ ट्वीट्स हैं हमारे पास। फ्लोरिडा का रिजल्ट हमारी स्क्रीन पर इस वक्त चल रहा है और 51% ट्रंप को वोट मिले, 47% बाइडेन को और 29 इलेक्टोरल कॉलेज जो हैं वो ट्रंप के हिस्से में गए हैं। और आप देख सकते हैं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्विंग स्टेट का रिजल्ट था कि फ्लोरिडा किसके ज़ुमरे में जाता है। लेकिन अभी तक जैसे मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ कि जो बाकी स्टेट्स रह गई हैं जिसमें से अभी रिजल्ट आना है उसमें सिर्फ मिनेसोटा जो है उसमें लीड ले रहे हैं बाइडेन, बाकी थोड़ा सा ट्रंप की फेवर में जा रहे हैं। ऑफ कोर्स टेक्सास उसके पास चला जाएगा तो 38 उधर चले जाएंगे, जॉर्जिया भी है, फिर पेंसिल्वेनिया है और इसके साथ साथ मिशिगन है। मिशिगन में बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल था कि कहाँ जाती है वो, किस तरफ स्विंग करती है, लेकिन वहाँ अभी तक एक टोटल वोट्स काउंट के मुताबिक वो ट्रंप की तरफ लीड कर रहे हैं। तो जी ये मामला इस वक्त। अब हम बात करते हैं, हमारे साथ तज़कियाकार आफाक फ़ारूकी साहब मौजूद हैं अमेरिका से। उनसे हम जानेंगे कि इस वक्त सिचुएशन क्या है और गुज़िश्ता जो दिन था अमेरिका में वो कैसा गुजरा और वोटिंग कैसी रही। ओवरऑल तो 9 करोड़ तो ऑनलाइन ही हो गए थे, लेकिन अब देखते हैं बात इस वक्त क्योंकि वोट्स आना भी शुरू हो गए, रिजल्ट्स आना भी शुरू हो गए। अस्सलाम वालेकुम आफाक साहब। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आफाक साहब। ये जो सिचुएशन इस वक्त हम देख रहे हैं, जो बाइडेन की जो लीड इस वक्त चल रही है, ऑब्वियसली ये हतमी नताइज तो नहीं है, अभी तो बहुत सी चेंजेस आएंगी, बहुत सी स्टेट्स जो कि इफेक्टिव रोल अदा कर सकती हैं, उनके बाद रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन ओवरऑल क्या देखा आपने जो वोटिंग का था तरीकाकार और फिर इसके बाद जो लोगों की गहमा गहमी थी, ओवरऑल इलेक्शन डे के हवाले से ज़रा बताइएगा। देखिए मेजर वोट तो 104 मिलियन अर्ली वोट पड़ चुका था, 70% अबव जी, और ये हिस्ट्री का हाईएस्ट वोट नंबर है। आज तो
20% टोटल पड़ा है, तो कोई बहुत गहमा गहमी नहीं थी, मेजर वोट पड़ चुका था। तो और उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि अमेरिकन इलेक्शन की हिस्ट्री में ये नया एक फिगर आएगा, कोई 85 अबव %। इससे पहले 82% वोट पड़ा है 1876 में। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में ओबामा के फर्स्ट टर्म में 2008 में 62% पड़ा था, मगर मेरा शुबा नहीं यकीन है कि ये 85 अबव होगा या 80 अबव होगा 100%। तो ये मगर उसमें 70% अराउंड 69% चंक ऑफ द वोट जो है 104 मिलियन वो पहले पड़ चुका था मेजर आज के इलेक्शन से पहले। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि परसेंटेज और टर्नआउट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहा। हमें कैलिफोर्निया से ज्वाइन किया है जुहेब अलवी ने भी, उन्हें भी हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जुहेब। आप दोनों, आफाक साहब भी और ज़ुहैब आप भी, आई एम श्योर कि टीवी स्क्रीन्स या मोबाइल हाथ में रख के पूरा अपडेट्स तो ले रहे हैं साथ साथ, क्योंकि स्टेट बाय स्टेट रिजल्ट्स आ रहे हैं और अभी तक के रिजल्ट्स के मुताबिक 223 के साथ बाइडन लीड पर हैं। लेकिन मेरी एक अपनी रीज़न है कि ट्रंप अगर अब 166 पर हैं तो बाकी जितनी स्टेट्स का रिजल्ट आना है दे आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स ट्रंप। तो अभी इस लीड को बाइडन के फॉलोअर्स को इतना एंजॉय नहीं करना चाहिए। ज़ुहैब, व्हाट्स योर कमेंट ऑन दैट? जी बिल्कुल सीमल, आपने बिल्कुल कहा। जिस तरह से आप इस चीज़ को समझते होंगे, हम तो सुबह से बल्कि शाम से कुछ 6 बजे, क्योंकि मैं कैलिफोर्निया में हूँ, साउदर्न कैलिफोर्निया में, तो यहाँ पे पैसिफिक टाइम के मुताबिक हम लोग सुबह शाम 6 बजे के बाद से बिल्कुल स्क्रीन के सामने निगाहें जमा के बैठे हैं। और जैसे जैसे रिजल्ट्स आते जा रहे हैं, नंबर में रद्द-बदल आता जा रहा है, इशारियाती फर्क से ऊपर नीचे सब हो रहा है। उसके साथ साथ दिल की धड़कनें तरतीब और बेतरतीब होती जा रही हैं। बिल्कुल अभी लीड में तो बेशक बाइडन ऊपर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स हैं जो कि स्विंग स्टेट्स हैं और स्विंग स्टेट्स का तस्करा बार बार आ रहा है और उन तमाम स्टेट्स में जो मार्जिन है वो बहुत नजदीक है। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए अभी तो वो कहते हैं ना कि अभी किसी साइड पे टिल्ट होने की तो बात हो ही नहीं सकती। अभी तो सिर्फ हम बैठे हैं और निगाहें जमा के स्क्रीन देख। सही, ठीक है, सही, बिल्कुल सही ज़ुहैब, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। अभी अब नहीं बात कर सकते। आफाक साहब, जो ओवरऑल अगर बात की जाए, क्योंकि रिजल्ट्स अभी आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, जो कि वादे उन्होंने किए थे जब वो आने वाले थे 2016 में सदर, जो वादे उन्होंने तब किए, अगर सिर्फ कोविड से पहले की बात की जाए, क्योंकि कोविड ने सिचुएशन पूरी दुनिया में बदली है, सिर्फ अमेरिका में नहीं बदली है, उससे पहले तक आपको कैसी लगती है परफॉर्मेंस डोनाल्ड ट्रंप की, जो कि वादे थे और फिर उनकी इम्प्लीमेंटेशन? देखिए, उनके दौर में आम आदमी खुशहाल था, मिडिल क्लास को उन्होंने टैक्स कट दिया, जो ओबामा ने बहुत ज्यादती की थी मिडिल क्लास के साथ। ओबामा के दौर में निचला तबका या ऊपर की जो क्लास है, एलीट जिसे कहते हैं, वो बहुत खुश थे। मगर इनके दौर में टैक्स कट भी मिला, फैसिलिटेट भी किया इन्होंने, और स्पेशली इस पैंडेमिक में जो उन्होंने पैकेज दिया उससे लाखों को कारोबार को बचाया, लाखों खानदानों को भूख से मरने से बचाया। तो मिडिल क्लास उनसे बहुत खुश थी। तो उनका सिर्फ एक ज्यादती कहते हैं लोग, वो भी आज साबित होता जा रहा है कि जो उनका वोटर है वो टोटल पैंडेमिक को 8% वैल्यू दे रहा था। अगर आप पोल देखेंगे तो उनको वोट दिया इकोनॉमी के लिए, सेकंड उनको सेकंड वोट दिया है हेल्थ केयर के लिए, थर्ड में भी नहीं आता कोरोना जो है 8% और 6% जो मुझे याद पड़ता है। तो उनका वोटर जो है वो उनसे बहुत खुश रहा है और कंजर्वेटिव वोटर उनके साथ था। और जो वोट का ऐसा ट्रेंड चल रहा है, मैं अपने तजर्बे की रोशनी में कह सकता हूँ कि अगर ये ट्रेंड जो नजर आ रहा है मिशिगन में, पेंसिल्वेनिया में और ओहायो में, फ्लोरिडा में तो बाइडेन हार चुके हैं 99%। जी, पेंसिल्वेनिया तो बिल्कुल 54% एंड 46% में काफी डिफरेंस है। जी आफाक साहब। जी, मैंने बताया कि जो रिजल्ट पोल जो नजर आ रहे हैं, जो मेजर स्टेट हैं जहां से कामयाबी शर्त होती है, मिसाल के तौर पे हिस्टोरिकली अगर आप चेक करेंगे हिस्ट्री को, तो सिंस एवर इन द बिगिनिंग ऑफ द हिस्ट्री ऑफ कहना चाहिए इलेक्शन, रिपब्लिकन कभी सदर नहीं बना जब तक उसने ओहायो फ्लोरिडा नहीं जीती। तो वो दोनों मुझे जीतते हुए नजर आ रहे हैं बहुत वाज़ेह तौर पे। वो
फ्लोरिडा जीत चुके हैं, फ्लोरिडा जीत चुके हैं। आफाक साहब, लेट्स क्विकली कमेंट ऑन दिस। भी जीतते हुए नजर आते हैं। जी, लेट्स क्विकली कमेंट ऑन दिस। फ्लोरिडा से एक्सपेक्टेड नहीं था ये, खास तौर पर ट्रंप की जो पॉलिसीज रही हैं इस हवाले से और इस जोन के हवाले से, वो चाहे एनवायरनमेंट के हवाले से हो या वहाँ के लोगों के हवाले से हो। सो पीपल वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि फ्लोरिडा जो है वो ट्रंप को इतनी मेजॉरिटी से वोट देंगे, लेकिन ये हो गया और फ्लोरिडा से वो विन कर गए। फ्लोरिडा में मैं एक बात ऐड करता हूं। जी, फ्लोरिडा में सबसे बड़ी बात है कि जो ट्रेडिशनली जो है वन बाय वन अफाक साहब आप करिए, फिर जोहेब आपकी तरफ आते हैं। और उनका मेजर वोट जो है, जो स्पेनिश वोट वहाँ पर है, वाइट वोट के अलावा उसकी बड़ी सपोर्ट भी डोनाल्ड ट्रंप को ही थी, और वहाँ पे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं था, 2.5 और 3% से नीचे फर्क था, जो इतना बड़ा फर्क नहीं था, जो आज साबित हो रहा है कि वो कोई ज्यादा मैटर नहीं करता। बिल्कुल ठीक। जी जोहेब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी, बस मैं ये ऐड करूंगा कि ओबामा भी काफी इस फ्लोरिडा पे काफी जोर लगा रहे थे, और वो 2 दिन से वो काफी टाइम उन्होंने स्पेंड किया है फ्लोरिडा में, और उनका और जो कि अमेरिकन मीडिया में ये बात खुलेआम की जा रही है कि ओबामा जो हैं वो जो बाइडेन के जो हैं वो एक ओपन सीक्रेट, तो वो ओपन सीक्रेट की तरह ही उन्होंने मुकम्मल हिमायत में जो बाइडेन की रैलियां निकाली, और इस चीज को वो जोर लगा रहे थे कि वो जो ब्लैक कम्युनिटी का जो वोट है वो स्विंग करते हैं जो बाइडेन के, उन्होंने बहुत जोर लगाया। लेकिन उसमें एक लैटिना कम्युनिटी बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो कि स्विंग है, वो स्विंग होके ट्रंप की तरफ जाती है, तो जिसकी वजह से जो है जो क्लोजअप है जो बहुत माइनर। बिल्कुल सही, ठीक है आफाक साहब। बिल्कुल आफाक साहब और ज़ुहैब, आपसे अभी हम इजाज़त लेंगे, थोड़ी देर तक फिर आपसे बात करेंगे। एक ब्रेक हमने लेनी है क्योंकि अभी इस वक्त हेडलाइंस की ब्रेक भी आना है, तो फिर दोबारा इस पर बात करेंगे। आज तो यही बात हो रही है जी पूरी दुनिया में। ब्रेक पर जाने से पहले मैं एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। लेट्स टॉक अ लिटिल लाइटर, क्योंकि इतनी इंटेंस कॉन्वर्सेशन और इतने क्लोज मार्जिन के साथ जब रिजल्ट्स आ रहे हो तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स होने की ज़रूरत है, और वो रिलैक्स मैं आपको करूँगी एक बेबी राइम सुनाकर। एक बेबी सॉन्ग है अबूज़र, जो कुछ ही सालों में सामने आया, और आप देखिए कि उस सॉन्ग को अब तक 7 बिलियन लोग YouTube पर देख सकते हैं। That's a record कि 7 बिलियन लोग देख चुके हैं। Exactly, बेबी शार्क का हम जिक्र कर रहे हैं। हर घर में जिधर जिधर बच्चे हैं ऑब्वियसली वहाँ पर तो ये बेबी शार्क आपने ज़रूर सुना होगा, देखा होगा, और उसके साथ साथ डांस भी करना पड़ता होगा अगर आपके छोटे बच्चे साथ हैं आपके, क्योंकि वो साथ बेबी। अच्छा, लेट्स बी ऑनेस्ट, मैं घर पे शायद ये ऑनेस्टी नहीं दिखा सकती, बट मुझे बहुत वियर्ड और अनोइंग साउंड लगना शुरू हो गई है बेबी शार्क की, बेसिकली बट इतनी एडिक्टेड है। अब ये देखें, ये बेबी शार्क वो सॉन्ग है जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये बनाया गया एक फैमिली है जो मुख्तलिफ यूट्यूब वीडियोस बनाती है, और ये बेबी शार्क डू 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 जो 7 बिलियन लोगों ने इसको देखा। ये छोटे छोटे बच्चे इनमें शामिल हैं, कैसे एंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ डांसेस हो रहे हैं बच्चों के, और म्यूजिक बड़ा इंटरेस्टिंग होता है ना इसका, साथ साथ उसके जो स्टेप्स हैं पूरे कॉपी भी करते हैं। स्टेप है कि बच्चों को ना क्लैप करना है, बच्चों ने डांस करना है, देखें चेहरों पर। बेबी शार्क लग गया, बेस्ट सॉन्ग लग गया। मुझे ऐसा लगता है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं दे रिलेट विद इट, वो जैसे एक्शंस उनको स्क्रीन पर नजर आ रहे होते हैं ना, दे ट्राई टू कॉपी इट। वो चाहे 7 बिलियन अगर इसके व्यूज हैं, वो चाहे क्लोज्ड हैंड्स ग्रैंडमा शार्क के ऊपर हो, हर घर में यही बच्चा कर रहा है ये साथ साथ बेबी शार्क, मामा शार्क, दादा शार्क, दादी शार्क और इसके साथ साथ पापा शार्क, मामा शार्क। एलिमेंट देखें कि इन स्टेप्स में, क्योंकि दादा और दादी एक सिंबॉलिक बूढ़े हैं ना, तो उनके दांत उस तरह से नहीं होते, तो ग्रैंडपा शार्क और ग्रैंडमा शार्क के दांत नहीं होते, सो यू क्लोज योर हैंड्स एंड देन यू मेक क्लैप कि आप बंद दांतों के साथ के दांत नहीं है, बकायदा हर रिलेशन के हवाले से शार्क डांस हुआ है। बड़े इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं ऑब्वियसली, और पूरी दुनिया में 7 बिलियन लोगों ने अगर इसको देखा है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है मोस्ट वीडियो बेबी शार्क की, तो उनको मुबारक हो जी। सारी दुनिया उनको फॉलो कर रही है इस गाने के ऊपर। बच्चे फॉलो करा रहे हैं, बड़े फॉलो नहीं कर रहे, लेट मी टेल यू दिस। लेकिन बच्चों ने लीड ले दी है, लीड ले लिया जी। एनीवेज हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एक बड़ी ज़बरदस्त ट्रांसमिशन हम लेकर चल रहे हैं यूएस इलेक्शंस के हवाले से, और जैसे जैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं वो एंजाइटी और एक्साइटमेंट मैं कहूँगी फॉलोअर्स और एंटी फॉलोअर्स में बढ़ रहा है अमेरिका के अंदर। ट्रंप के फॉलोअर्स
और बाइडन के फॉलोअर्स जो हैं देयर होप्स आर हाई, कैलकुलेशंस के ऊपर भी बात हो रही है। बट अबूजर लेट मी आस्क यू वेरी फ्रैंकली, सिंस वी डिड नॉट वोट, तो हम अपनी राय तो दे सकते हैं ना, कर सकते हैं। सो व्हाट्स योर गट फीलिंग कि कौन जीतने वाला है? बिकॉज मुझे लग रहा है कि ट्रम्प इज गोना मेक इट टू द व्हाइट हाउस अगेन। वैसे तो मुझे भी ट्रम्प लग रहा था, लेकिन चूंकि अब आपने बाइडन ले लिया तो मैं कहता हूँ ट्रम्प। नहीं, मैंने ट्रम्प लिया है, मैंने अच्छा, कहा ट्रम्प इज गोना मेक दिस। फिर मैं बाइडन। आप बाइडन की तरफ फिर हैं? मैं बाइडन। आपको लग रहा है बाइडन जीत रहे हैं? नहीं, मुझे लग नहीं रहा, लेकिन आप चाहते हैं बाइडन जीते। जस्ट टू काउंटर मैंने कहा चलो। बिल्कुल सही। एनीवेज जी, लेट्स सी, क्योंकि अभी कुछ स्टेट्स का रिजल्ट आना बाकी है और उन स्टेट्स में जो की स्टेट्स हैं, स्विंग स्टेट्स हैं, वो ही रह गई हैं, जिनमें पेंसिल्वेनिया का अगर हम जिक्र करें उसका रिजल्ट आना है। मिनेसोटा में बाइडन लीड ले रहे हैं, लेकिन मिशिगन ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प की तरफ जाएगी। जॉर्जिया ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प उसमें परसेंटेज उनकी वोटों की ज्यादा जा रही है, बट वोट काउंट बड़े-बड़े नंबर्स हैं, बड़े-बड़े नंबर्स हैं, एकदम से टिल्ट जाना हो गया ना, एग्जैक्टली फ्लिप होना है और फिर साथ ही नंबर्स। बाइडन स्टेट है 223 और ट्रम्प ने 200 क्रॉस कर लिया और अब नाउ ही इज इन 227 और ट्रम्प 200 प्लस पर हैं। बट 204 तक आ जाएगी। अभी मैं बाकायदा कैलकुलेटर खोल कर ये देखें, कैलकुलेशंस कर रही थी। अच्छा, आपको याद है हमारी स्क्रीन पर जो रिजल्ट चल रहे हैं, मैं चाहूंगी कि हम वो बिल्कुल, ये साथ साथ रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, एरिज़ोना के भी आ चुके हैं और बाकी रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। सिमल, अभी हम ब्रेक में बात करते हैं 2016 की इलेक्शंस की। जब इतना % रिजल्ट आता है ना, ऑलमोस्ट 70% आ जाता है, तो फिर अक्सर तभी क्लिंटन जो थी, हिलरी क्लिंटन, वो भी आगे थी, लीड कर रही थी और एकदम से ट्रंप ने नंबर लिया और लीड जिस तरह कहते हैं पीछे से आते हैं एकदम स्पीड से करते करते लाइन क्रॉस करके निकल गए। लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था। विस्कॉन्सिन का रिजल्ट चल रहा है जिसपे ट्रम्प जो है वो जीत चुके हैं। दैट वाज अ स्विंग स्टेट और 10 इलेक्टोरल वोट्स जो हैं वो ट्रम्प के पास चले गए। 46% के साथ बाइडन जो है वो सेकंड नंबर पर आए। और अभी ब्रेक में मेरी बहस हो रही थी मेरी एक टीम मेंबर सवेरा के साथ, जो मुझसे इंसिस्ट कर रही थी कि आप देखिएगा कि बाइडन जीत जाएंगे और वो लीड ले रहे हैं। और मैंने सॉर्ट ऑफ इन माई ओन माइंड उनसे शर्त लगा ली कि आप देखते हैं कि मैं आपको ये कहती हूँ कि आई टोल्ड यू सो कि ट्रम्प इज गोना विन, या मैं कहूँगी कि ओके आई एम सॉरी आई वाज रॉन्ग। काफ़ी ज़्यादा भी रिजल्ट्स आने हैं और ऑब्वियसली जब बड़ी डिसीजंस आनी है वो फिर वक्त लगेगा, हम पहले बात नहीं कर सकते, लेकिन ये हम जरूर कर सकते हैं कि इसमें अभी बहुत सी चेंजेस आनी हैं। अगर ट्रम्प पीछे हैं दैट डजंट मीन वो बाकी पीछे रहेंगे, वो आगे भी जा सकते हैं। पेंसिल्वेनिया का रिजल्ट चल रहा है, इट इज़ नॉट अनाउंस्ड येट बिकॉज अभी भी काउंट्स चल रहे हैं वहाँ पर वोट के, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 56% के साथ ट्रम्प वहाँ लीड पर हैं और बाइडन जो है वो 41% पर हैं। तो रेस्ट ऑफ द वोट काउंट जो है वो मुझे लगता है कि इतने बड़े गैप को कवर नहीं कर सकेगा। अब ये तमाम मामला है, ऑब्वियसली इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ रहे हैं, साथ साथ इनके इम्पैक्ट्स की बात हम पहले भी कर रहे थे कि जब इलेक्शन होता है तो उसके इम्पैक्ट होते हैं प्रेसिडेंटल इलेक्शंस के पूरी दुनिया में। तो इस पर हम बात करेंगे ऑब्वियसली कि इस वक्त अमेरिका में क्या सिचुएशन है, फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान के हवाले से भी हम बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, हमारे साथ ब्रिगेडियर लियाकत तूर साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, उनसे हम बात करेंगे इसी तमाम मामले पर। फिर हमारे साथ इमरान याकूब ढिलो मौजूद हैं, रिपोर्टर हैं USA से, और राना जमान सईद साहब मौजूद हैं जो कि चेयरमैन पाकिस्तान जमहूरी लीग हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको खुशामदीद, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो सबसे पहले तो हम अपने रिपोर्टर की तरफ चलेंगे और करंट सिचुएशन के ऊपर बात कर लेते हैं। इमरान याकूब ढिल्लू हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम ढिल्लू साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी मैं आपको सुन पा रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। जी इमरान साहब, 4C क्या कर रहे हैं? अभी तक की कैलकुलेशंस के मुताबिक अपेरेंटली नंबर्स में बाइडन लीड पर हैं और ट्रम्प जो है ही इज एट 204। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? अभी सिचुएशन क्या देख रहे हैं आप? जी अभी तक जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनसे तो यही लग रहा है कि बाइडन अभी लीड कर रहे हैं, लेकिन ट्रम्प भी कोई बहुत ज़्यादा अभी पीछे नहीं है। तो मुकाबला काफ़ी टफ चल रहा है। अभी दोनों के हामी एक्साइटेड हैं और जितनी भी लोगों से, उनके हामियों से मेरी बात हुई है दोनों के, तो वो अभी सारे कह रहे हैं कि जी हम जीत रहे हैं। कोई भी अभी हार तो सभी का करता है कि यही कहे कि हम जीत रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट्स आते हैं तो सब कुछ सामने आ जाता है। अभी रिजल्ट्स आने में टाइम है और जब तक टाइम है हम बात इस हवाले से करते रहेंगे कि इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं। ब्रिगेडियर लियाकत तूर साहब की तरफ हम रुख करते हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। लियाकत तूर साहब, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम पहले तो वक्त देने के लिए आपका। तूर साहब, अब बात एक तरफ इलेक्शंस की तो हो रही है, ऑब्वियसली रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो हम साथ साथ अपने नाज़रीन को हम बताते रहेंगे कैसे कैसे अपडेट्स हो रही हैं। इम्पैक्ट्स की बात बहुत हो रही है कि रिपब्लिकन्स और इसके साथ साथ डेमोक्रेट्स, पाकिस्तान, इस रीजन, फिर इंडिया पाकिस्तान के तमाम इस सिचुएशन में अफ़गानिस्तान, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे कि जो प्रेसिडेंट अमेरिका का चूज़ तो हो जाता है वो सिर्फ अमेरिका के ऊपर इफेक्टिव नहीं होता, पूरी दुनिया में उसका एक रोल होता है? क्या मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए तो ट्रम्प
की पॉलिसीज़ जो हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं, क्योंकि बाइडन जो हैं उनका रुझान ज़्यादातर इसराइल और बड़ी डेमोक्रेसीज़ की तरफ होगा, और इस हमारे रीजन में बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया है। सही। तो बाइडन से ये एक्सपेक्ट करना कि वो इंडिया के ख़िलाफ़ हमारे साथ सपोर्ट करेगा, ये मेरा ख्याल है गलत होगा। बाइडन का रुझान इंडिया की तरफ होगा ज़्यादा। तो पाकिस्तान के लिए तो बेहतर यही है, क्योंकि ट्रंप की पॉलिसीज़ एटलीस्ट न्यूट्रल हैं। राइट। वो ना इंडिया फेवरिंग हैं और ना ज़्यादा पाकिस्तान फेवरिंग है। सभी हमारी को दोस्त उम्मीद के करार मुताबिक देते हैं नहीं हम लोग। होगा, लेकिन बाइडन अगर आते हैं पावर में तो फिर मेरा ख्याल है कि अमेरिकन पॉलिसीज़ जो हैं वो उस तरफ टिल्ट करेंगी, और जिससे हमें प्रॉब्लम होगा। ब्रिगेडियर साहब, आपने बड़ा की पॉइंट रेस किया, जो बहुत कम लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर माइंडसेट एंटी ट्रंप बना हुआ है। तो इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग ये चाहते हैं ट्रंप ना आए, ट्रंप ना आए। नोबडी इज वाचिंग कि बाइडन क्या ला रहे हैं, व्हाट इज ही केपेबल ऑफ। उनकी वाइस प्रेसिडेंसी का टेन्योर देख लीजिए, पाकिस्तान के लिए कोई इतना अच्छा टेन्योर नहीं था। सो हमारी फेवर में जाता है कि अगर ट्रंप दोबारा से इलेक्ट हो, ये कहना मेरा चाह रहे ये ख्याल है। दूसरी बात यही है कि हमारी डेमोक्रेसी जो है वो अभी तक इंटरनेशनल सतह पर इतनी ज़्यादा रिस्पेक्टेड नहीं है, बिकॉज कंटिन्यूटी डेमोक्रेसी की नहीं रही, और इस पे सवालात उठते रहते हैं। अभी भी हमारी डेमोक्रेसी जो है इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो इस वजह से अगर बाइडन आते हैं तो रुझान एक स्टेबल डेमोक्रेसी की तरफ होगा, जो इंडिया कायम कर चुका है अपने इलाके में। जो भी रीज़न्स हैं हमारी, लेकिन हकीकत ये है कि हिंदुस्तान में जमहूरियत ज़्यादा मुस्तहकम है। सही। तो फिर उनका रुझान उसी तरफ होगा। सही सही। दूसरा जो है वो जो मुसलमानों के खिलाफ इस्लामोफोबिया का चल रहा है, मामला है, बिल्कुल वो भी एक्सेंचुएट होगा अगर इंडिया की तरफ उनका रुझान होता है तो इसलिए मेरे ख्याल में तो हमारे इंटरेस्ट में तो यही है कि जो बाइडन आपको थोड़ा सा टिल्ट टुवर्ड्स इंडिया नज़र आ रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा न्यूट्रल नज़र आते हैं, क्योंकि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान को साथ लेकर चले हैं, और वो तो बल्कि इनमें मुफाहमत और मसाहलत का किरदार अदा भी करना चाहते थे। ऑब्वियसली ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पाकिस्तान को इस रीजन में बहुत अहमियत है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, चाइना के साथ, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। राना ज़मान सईद साहब की तरफ रुख करते हैं, चेयरमैन पाकिस्तान जमहूरी लीग हैं और लॉबिस्ट हैं, अमेरिका में बहुत काम किया इन्होंने। उनसे हम बात करते हैं कि सिचुएशन इस वक्त वो क्या देख रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम राना ज़मान साहब। जी ज़मान साहब, ये बताइएगा कि जो इस वक्त सिचुएशन हमने देखी है, ऑब्वियसली अभी तो रिजल्ट्स आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप अभी थोड़ा सा कम नज़र आ रहे हैं, पीछे हैं, लेकिन ऑब्वियसली जब स्टेट्स के रिजल्ट्स आएंगे जो कि उनके हक में हैं तो एकदम वो भी लीड लेके जा सकते हैं आगे। अब आप बताइएगा, जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप, आपका जो इस वक्त तज्जिया है, जो सिचुएशन है मुसलमानों के स्पेसिफिक अगर देखा जाए, जो कि पॉलिसी थी ट्रंप की और जो बाइडन की रही है पहले ओबामा के दौर में 8 साल, उसको देखते हुए क्या लगता है आपको, कौन ज़्यादा फेवरेबल रहेगा पाकिस्तान के लिए या फिर ओवरऑल मुस्लिम कम्युनिटी के लिए? सबसे पहले तो तमाम देखने वालों सबको बहुत सारा सवाल किया। असल में दिनों से जो आ रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आई थिंक सिग्नल्स का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। ज़मान साहब, हम आपसे दोबारा राब्ता करते हैं ताकि आपकी आवाज़ हम तक क्लियर आ सके, क्योंकि आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। इमरान याकूब साहब, आपकी तरफ में आऊँगी। इमरान साहब, अभी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो अब अगर ट्रंप के ज़ुमरे में चली गई तो फिर ट्रंप इज़ गोना मेक इट टू द वाइट हाउस? आपको क्या लग रहा है, कौन कौन सी स्टेट इस वक्त की स्टेट का रोल प्ले कर रही हैं, जिनके ऊपर नज़र रखना ज़रूरी है, जिनका रिजल्ट आना अभी बाकी है? जी, अब तक जो एक की स्टेट थी, इसे आप स्विंग स्टेट कह सकते हैं। एक पहली स्टेट है जो कि बाइडन ने जीती है, वो है एरिज़ोना। अच्छा। वहाँ जो है ये स्विंग स्टेट थी और वहाँ पे बाइडन जीत गए हैं। जी। तो बाकी जितनी भी स्टेट्स में ये लोग कामयाब हुए हैं वो रवायती स्टेट्स थी, जिन्हें जो डेमोक्रेट्स के हामी हैं, इन्हें हम ब्लू स्टेट्स कहते हैं। तो वो जितनी भी डेमोक्रेट्स को मिली हैं वो ब्लू स्टेट्स हैं, और जितनी रेड स्टेट्स हैं जो के रवायती तौर पर रिपब्लिकन्स की हैं, तो वही ट्रंप को अभी तक मिली हैं। तो ये पहली स्टेट है एरिज़ोना, जो कि इनकी रवायती स्टेट नहीं थी डेमोक्रेट्स की, जो कि बाइडन ने जीती है। तो ये उनका पहला अभी प्लस पॉइंट है। तो एक बात मैं यहाँ करना चाहूँगा कि जो अभी आप ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बात कर रहे थे,
ये मैं आपको बता दूं कि उनकी सारी फॉरेन पॉलिसी जितनी भी थी उसका महवर एक था, वो थी चीन दुश्मनी। और चीन दुश्मनी में वो इस हद तक आगे गया है कि उन्होंने कोविड का जिम्मेदार भी सारा बजाय इसके कि वो इस पे बात करते हैं कि वो अपने मुल्क में इस वबा को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं, जी, जी। सारा फोकस इस बात पे रहा है कि ये चीनी वायरस है। चीन ने बर वक्त दुनिया को नहीं बताया, चीन ने ये इसे फैलाया है। तो इस चीन दुश्मनी में उन्होंने हमारे हमसाया मुल्क को एक इलाके का जिसे कहते हैं चौधरी बनाने की कोशिश की है। जी, जी। अभी चंद दिन पहले उन्होंने, एक हफ्ता भी नहीं पूरा हुआ, मुआहदा किया है इंटेलिजेंस शेयरिंग का, जिसके साथ उनकी सैटेलाइट्स की तमाम वो मालूमात शेयर करेंगे इंडिया के साथ, जिसका डेफिनेटली खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। जी, जी। और वो हमारे खिलाफ इंडिया को मजबूत कर रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं। वो चीन के खिलाफ तो पता इमरान नहीं साहब, इंडिया ट्रम्प खड़ा के होगा बड़े कि नहीं। इंडिया अगेंस्ट बयान भी आए हैं, स्पेशली इन इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान। और ख़ास तौर पर अगर हम अफगानिस्तान बेल्ट की बात करें तो जो फ़ौजों का इनखला शुरू हुआ, पीस डायलॉग स्टार्ट हुए, जिसमें पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा, उसे अमेरिका ने सराहा भी। अब बाइडन जो हैं वो ही वाज अगेंस्ट दिस, वो नहीं चाहते कि इस रीजन से फ़ौजें इस तरह वापस जाएं। और अगर बाइडन व्हाइट हाउस आ जाते हैं और सदर बन जाते हैं तो फिर इस वाले डिसीजन के ऊपर फ़ौजों का इनखला और पाक अफगान और अफगान अमेरिका ताल्लुकात, क्या ये रिवर्स गियर लगा लेंगे? क्योंकि दैट्स नॉट गोना हेल्प अस। वो अगर हमारा इम्पोर्टेंट रिकग्नाइज नहीं करते, वो भी हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स में नहीं जाएगा। हमने अफगानिस्तान में अमेरिका की वहाँ से इनखला के लिए मदद की है, मुज़ाकरात में हेल्प आउट किया है। तो उसका हमें रिजल्ट क्या मिला है कि उन्होंने हमारे जो हमसाया, हमारा जो दुश्मन मुल्क है, उसे वो दुनिया की जो है हमारे खित्ते की एक आलमी ताकत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो उसका असरा बराह रास्त पाकिस्तान पे पड़ेगा। हम एक तरफ अफगानिस्तान में उनकी मदद कर रहे हैं और वो दूसरी तरफ इंडिया की मदद कर रहे हैं। तो डेफिनेटली बाइडन की जो फॉरेन पॉलिसी होगी वो डेफिनेटली वो बैलेंस होगी। वो अच्छा, डेफिनेटली देखते हैं आप ये ये देखते हैं बैलेंस कि में- बाइडन हाँ, की पॉलिसी इस हद बेहतर तक- होगी। बिल्कुल डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर साहब है, अब हम बात करेंगे इमरान साहब आपसे भी मजीद, और राना जमान साहब से भी बात हम करेंगे कि क्या सिचुएशन है इस वक्त, वो क्या देखते हैं, कौन से ज़्यादा इम्पैक्ट्स होते हैं। जी। ब्रिगेडियर तूर साहब से हम बात करेंगे पहले कि क्या मामला वो देखते हैं। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से हमने जिक्र किया है, अब ये तमाम अभी सिचुएशन अभी तो हमने डिस्कशन देख करते ली। हैं, लेकिन वो चूंकि रिजल्ट्स हम साथ साथ चला रहे हैं तो हम वो भी अनाउंस करते रहे। फ्लोरिडा जैसे हम बता चुके हैं कि ट्रम्प 51.3% के साथ लीड ले चुके हैं, 29 इलेक्टोरल कॉलेज उनको मिल चुके हैं। एरिजोना का इससे पहले जो हम चला रहे थे स्लाइड, उसमें जो जिक्र कर रहे थे इमरान साहब, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी तक के रेड और ब्लू स्टेट्स के मैप के मुकाबले में 2016 वाली रिपीटेशंस ही हो रही थी। बट एरिजोना इज़ द स्टेट जिसमें पहले ट्रम्प ने विन किया था, लेकिन इस दफ़ा बाइडन वहाँ से लीड ले गए हैं और 11 इलेक्टोरल कॉलेज अपने नाम कर चुके हैं। और परसेंटेज का डिफरेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। पॉपुलर वोट में 53.2% बाइडन, और ट्रम्प जो है वो भी आपके सामने ही है। बिल्कुल, अब ये सिचुएशन है ऑब्वियसली 210 ट्रम्प की और बाइडन की 227 हैं अब तक। पेंसिल्वेनिया की आ रही हैं हमारे सामने इलेक्टोरल वोट्स 20, उनमें भी ट्रम्प के नाम मेजॉरिटी। अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आ रही हैं सामने और मामलात हम देखेंगे कि किस तरफ जा रहे हैं, और हमने ये भी देखना है कि इनके इम्पैक्ट्स अब क्या हैं। राना जमान सईद से हमारा राब्ता बहाल हुआ है क्योंकि हम उनसे काफ़ी देर से कोशिश कर रहे थे कि बात हो जाए। राना जमान साहब, हम बात कर रहे थे जो बाइडन के हवाले से कि आपने भी मुस्लिम कम्युनिटी में अगर बात की जाए तो 2008 से 16 का जो टेन्योर था उसमें तो वो बड़े नेगेटिव नज़र आए, स्पेसिफिकली पाकिस्तान के लिए भी उन्होंने बड़े सख्त कलमात भी कहे। फिर जो ओवरऑल टेररिज्म के हवाले से बात की, डू मोर की बहुत मुतालबात। लेकिन जब वो अपोजिशन में आए हैं, दैट मीन्स कि जब ट्रम्प के अगेंस्ट आए हैं और ट्रम्प ने नॉर्मल रखा है थोड़ा सा मामला, तब उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जी अब हम मुस्लिम्स के हक़ में बात करेंगे। ये लगता है आपको ओवरऑल क्या फीलिंग है जो बाइडन को लेकर, अगर वो सामने आते हैं तो? जी अस्सलाम वालेकुम, तमाम देखने वालों सुनने वालों को बहुत सारा सलाम और प्यार। आप जो फरमा रहे हैं, असल में बज़ाते खुद मैंने अमेरिका के अंदर 1 मिलियन मुस्लिम वोट के नाम से एक कैंपेन चलाई है। वो इस तरह से चलाई कि वॉइस ऑफ अमेरिका और पर्सनली जो उनकी टीम है जो बाइडन, उन्होंने लॉबीइस्ट मुझसे रब्ता किया।
राब्ता मुनक़ता हो गया। आई थिंक सिग्नल्स का कुछ स्वेयर इशू आ रहा है, तो आप अपनी जगह पोजीशन काइंडली चेंज कर लेंगे तो शायद बेहतरी होगी। ब्रिगेडियर तूर साहब, आपकी तरफ में आऊँगी। इमरान याकूब का बिल्कुल ही आपने तबसरा सुना कि वो बात कर रहे थे कि बाइडन बैलेंस्ड होंगे और ट्रंप ने इंडिया को मजबूत किया। अगर हम चाइना और इंडिया वाली बेल्ट में देखें तो ऑब्वियसली एंटी चाइना पॉलिसीज़ रही हैं ट्रंप की, और इंडिया को मजबूत किया, पाकिस्तान का रोल उस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन वहीं पर पाक अगवान वाली साइड पर अगर देखें, उस बेल्ट की बात करें तो वहाँ पर तारीफ भी हुई। तो आप इसको कैसे देखते हैं, आप क्या समझते हैं? वहाँ भी डीप स्टेट मौजूद है और डीप स्टेट की एनालिसिस और एडवाइस जो होती है वो बड़ी क्रिटिकल होती है। तो फॉरेन पॉलिसीज़ अमेरिका की एकदम से पर्सनालिटीज़ के साथ चेंज नहीं होती। इसमें स्टेबिलिटी रहेगी और उनके जो फॉरेन इंटरेस्ट हैं वो उनके थिंक टैंक्स हैं, उनकी बहुत ज़्यादा इनपुट्स होती हैं। उन इनपुट्स के मुताबिक ही प्रेसिडेंट को चलना पड़ता है। वो चाहे ट्रंप हो या बाइडन हो, वो डिक्टेट हैं, चाहे ट्रंप हो या बाइडन हो, उनकी पॉलिसी जो है वो यही रहेगी। दे वांट टू गेट आउट ऑफ अफगानिस्तान बट दे ऑल्सो डोंट वांट टू, ये नहीं चाहते कि वहाँ पर मतलब वो रहना भी चाहते हैं लेकिन उस तरह से इस तरह से नहीं जाना चाहते कि उनकी शिकस्त का तासुर फैले और फिर या ऐसी फोर्सेस ऐसे रुझानात वहाँ पर आ जाएं जो अमेरिका मुखालिफ हों। लेकिन तो वो वहाँ अपना तसल्लुत कायम भी रखना चाहते हैं और वहाँ से निकलना भी चाहते हैं, इस तरह से कि उनके इंटरेस्ट मेंटेन हो ना होकर भी होना चाहते हैं। आप जो बात कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा मैं ये बात पूछना चाहूँगा आपसे कि आपने कहा कि वो निकलना भी चाहते हैं और ऑब्वियसली वो उस तरह से निकलना चाहते हैं कि थोड़ा सा ग्रेसफुली बाहर निकला जाए। राइट। लेकिन अब आपने ये देखा कि अगर पॉलिसीज़ की बात की जाए तो जो वॉर ऑन टेरर था उसमें थोड़ी सी कमी आई है। फिर हमने ये भी देखा है कि ओवरऑल अगर बात की जाए जो पिछले जो 5-4 साल गुजरे हैं उसमें कोई नई जंग अमेरिका ने छिड़ी नहीं है। प्रॉक्सी वॉर्स तो अमेरिकन या फिर जो सिचुएशन है वो तो पूरी दुनिया में चलती रहती हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो अब आपको क्या लगता है कि जो अफ़गानिस्तान है, फिर जो ईस्ट साउथ एशिया है, फिर इसके अलावा जो मिडल ईस्ट है, जो वहाँ पर जो पॉलिसीज़ थी क्या वो ट्रंप की अपनी थी? थोड़ा सा उनका इम्पैक्ट, क्योंकि ये भी हमने सुना देखा कि पेंटागन और ट्रंप के दरमियान थोड़ी रिफ्ट नज़र आई थी इस मामले को लेकर। जी, ये रिफ्ट्स होती हैं एंड फाइनल वर्ड तो प्रेसिडेंट का ही होता है, लेकिन इस तरह नज़रअंदाज कर देना पेंटागन को और CIA को और थिंक टैंक्स की एडवाइस को, वो अच्छा नहीं होता। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको यकसर नज़रअंदाज करके फ़ॉरेन पॉलिसी का रुख कहीं और होगा, वो ऐसे ही चलेगा। इस एरिया में अब सबसे प्राइम फैक्टर जो अमेरिका के लिए फोकस में है वो चाइना है। वो एक ऐसी पावर उभर के सामने आई है जो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक पोटेंशियल है उसका, और वो जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उनका है और उसका CPEC जिसका बहुत बड़ा जुज़्व है, वो उनकी आंख में खटकता है क्योंकि गवादर की जो कैपेबिलिटी है वो दुनिया की तमाम पोर्ट से ज़्यादा है जी, और वहाँ पर CPEC जाके एंड हो रहा है। तो CPEC की मुखालफत करना अमेरिकन इंटरेस्ट में है। वो नहीं चाहते कि इसकी वजह से और इकोनॉमिक पोटेंशियल चाइना का बढ़े, और ये खूब समझते हैं कि अगर इकोनॉमिक पोटेंशियल किसी स्टेट का बढ़ता है तो उसका साथ ही वॉर पोटेंशियल भी बढ़ता है, उसका मिलिट्री पोटेंशियल भी बढ़ता है। तो ये इन्फ्लुएंस जो चाइना का बन रहा है, इसका नतीजा इवेंचुअली ये होगा कि ये जो दुनिया की 75% सी ट्रेड है जो स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का से लेकर सुएज के थ्रू और अटलांटिक तक जाती है, ये ट्रेड जो है इसका एक तो अल्टरनेटिव पैदा हो गया, बिल्कुल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मेन स्ट्रीम बन गई जी, बिल्कुल। दूसरा, इस आबी रास्तों के ऊपर जो अमेरिकन इन्फ्लुएंस या वेस्टर्न इंपीरियलिस्ट इन्फ्लुएंस रहा 200 साल, और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिकन इंपीरियलिस्ट, बिल्कुल, या अमेरिकन आप कह लें कि इन्फ्लुएंस आ गया, जिसको ये पैक्स अमेरिकाना कहा आइजनहावर ने, तो ये इस कमज़ोर होता दिखाई देगा। क्योंकि अगर रीजनल पावर्स इतना पोटेंशियल पकड़ जाएं, बेसिकली फिर रोकने के लिए चाइना को रोकने की जो पॉलिसी है वो मेंटेन करेगी, वो चलेगी और वो मुख्तलिफ तरीकों से। और इसी तरह इंडिया को प्रॉप अप किया जा रहा है चाइना के अगेंस्ट। अब डिफेंस पैक्ट भी हो गया, इससे पहले लॉजिस्टिक पैक्ट था, उससे पहले न्यूक्लियर एग्रीमेंट था। तो इंडिया पिछले 10 सालों में बड़े आराम से अपनी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी छोड़कर बिल्कुल कैंचली बदल कर उसने रंग बदल लिया और वो अलाइड हो गया। और अलाइड किनका हो गया?
जो इस इलाके के लोग नहीं हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और दैट्स नॉट गोना हेल्प इंडिया, स्पेशली जो इंडिया के अपने अंदर चल रहा है। मुझे तो लगता है कि वो किसी से अलाइड हो या ना हो, वो अपने आप को खुद ही तबाह कर लेगा, जो कि हम देख भी रहे हैं कि हो भी रहा है। वो विद इन इंडिया पॉलिसीज़ के हवाले से हो या उनके फॉरेन स्टेप्स के हवाले से हो, ज़हनी तौर पर अपने आप को रीजन का सुपर पावर समझ लेना मेरे ख्याल से वैसे ही आपको मफलूज करके रख देता है, रियलिटीज़ को पीछे छोड़कर। खैर, इसके ऊपर हम दोबारा भी आएंगे, लेकिन फाइनली हमारा राना जमान साहब से रब्ता हुआ है, उनसे हम बात करेंगे। राना साहब, जरा बता दीजिएगा, कुछ बोल करके आपकी आवाज़ हम तक ठीक तरह से आ रही है? जी, होता है, बहाल ही रहता है, बेसिकली हमारा मसला ये है। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों सुनने वालों को बहुत सारा सलाम और प्यार। अब आपको मेरी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है, और आपका सलाम भी देखने और सुनने वालों को पहुंच गया बड़े अच्छे तरीके से। जी राना साहब, आपने जैसे कहा कि आपने एक बाकायदा कैंपेन चलाई जिसमें 1 मिलियन मुस्लिम्स वोट फॉर जो बाइडन। क्या रीजंस हैं आपकी कि बाइडन इज बेटर फॉर मुस्लिम कम्युनिटी इन अमेरिका देन ट्रम्प? और फिर बाइडन की टीम की तरफ से आपसे कांटेक्ट भी किया गया था, ये पूरा सिनेरियो जरा बताइएगा, और अभी इलेक्शन डे वाले दिन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? जी, कैंपेन चलाने का सबसे पहला मकसद ये था कि जो बाइडन ने अपनी पूरी कैंपेन में फर्स्ट पॉइंट ये रखा हुआ है जी कि वो डे फर्स्ट से जब वो प्रेसिडेंट होंगे तो सबसे पहले वो मुस्लिम कम्युनिटी में से अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में मुस्लिम कम्युनिटी लीडर्स को, अपनी मेजॉरिटी या मुस्लिम कम्युनिटी को अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बनाएंगे। जी जी। और दूसरा उनकी कैंपेन का मेन पॉइंट था वो ये है कि वो जो बैन था मुसलमानों के ऊपर, मुसलमान मुल्कों के ऊपर जी, उसको वो डे फर्स्ट से खत्म कर दें। सही सही, ठीक है। तो ये सबसे मेन रीजन है उनके लिए 1 मिलियन वोट कैंपेन चलाने का, और उनको आज के दिन और इंशाल्लाह कल का जो दिन होगा उसमें इंशाल्लाह वो कामयाब होगा। चलें, आपको लग रहा है कि वो कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि आप जाहिर है टेबल पर नजर भी होगी आपकी ब्लू एंड रेड स्टेट्स के ऊपर, तो क्या लग रहा है आपको कि आपकी ये एफर्ट कामयाब हो रही है? जी जी, असल में सबसे पहले तो जिस स्टेट से मैं बिलोंग करता हूँ, इलिनॉय स्टेट, वहाँ से तो अल्हम्दुलिल्लाह जो बाइडन जीत गए हैं। जी जी। और इसके अलावा अमेरिका के अंदर पूरी रियासतों में ऑलमोस्ट इस वक्त 5 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी जी जी, और मजमूई तौर पर 30,45,000 मुसलमान मौजूद हैं। जी। इन मुसलमान अपने भारत, बांग्लादेश समेत पूरी दुनिया के मुसलमानों लेट्स होप जी राना जमान साहब के मुसलमानों के लिए भी अच्छा हो, इस खित्ते के लिए, रीजन में जिस तरह हम रहते हैं उसके लिए भी अच्छा हो, और जो भी आइंदा आने वाला सदर है अमेरिका का, उसके वजह से पाकिस्तान और इस खित्ते में सालमियत बरकरार है, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। पॉलिसीज़ जो भी होती हैं उसको फॉलो ऑब्वियसली पेंटागन, थिंक टैंक, चीफ स्टेट से और सदर मिलकर करते हैं, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए भी और इस रीजन के लिए। इसके साथ साथ थोड़ी सी अपडेट्स हम दे देते हैं अब नाज़रीन को, क्योंकि मज़ीद भी स्टेट्स के रिजल्ट आ रहे हैं सिमल, और हमने ये देखा है कि इस वक्त सिचुएशन ये कि बाइडन 237 और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो 210 पर खड़े हैं। जी, मिनेसोटा जीत चुके हैं बाइडन, और 10 इलेक्टोरल पॉइंट्स उनको ऐड हो गए। 227 से वो अब 237 पर चले गए हैं, और मिनेसोटा वैसे ही बाइडन लीड कर रहे थे, तो वी वर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट इट। तो ये स्टेट भी जो बाइडन के ज़िम्मे में गई, और इसके साथ वो 237 पर आ गए। फिलहाल स्क्रीन पर आपके चल रहा है विस्कॉन्सिन, इट वाज अ की स्टेट, और ये ट्रंप जो है वो जीत चुके हैं विद 51.9% ऑफ वोट। और एरिज़ोना ने फ्लिप किया है इस दफ़ा, लास्ट टाइम वो ब्लू स्टेट थी, लेकिन इस दफ़ा लास्ट टाइम वो रेड स्टेट थी, लेकिन इस दफ़ा ब्लू में चले गए। बिल्कुल, इस दफ़ा एरिज़ोना में बाइडन को जीत मिली है 53.2% से, और इसके बाद नेक्स्ट जो आ रही है हमारे पास फ्लोरिडा है, जो कि ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था कि डोनाल्ड ट्रंप के नाम होगी 51.3% से, और 47.8% है जी जो बाइडन। और ये वो स्टेट्स हैं जो कि जिस तरह होती है ना गढ़ होता है किसी पार्टी का, तो ये बेसिकली गढ़ है जी डोनाल्ड ट्रंप का, जो कि उन्होंने अपने नाम कर लिया है। बिल्कुल, और ये रिजल्ट्स हम साथ साथ चला रहे हैं, और की स्टेट्स जो हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। विस्कॉन्सिन हो, फ्लोरिडा हो या एरिज़ोना हो, मुझे इंतज़ार है पेंसिल्वेनिया का, मिशिगन का, जॉर्जिया का, नॉर्थ कैरोलिना का, जहाँ से पूरी की पूरी गेम आप चेंज होते देखेंगे। और ब्रिगेडियर साहब जी, सॉरी, टेक्सास के हवाले, टेक्सास हो गया जी, 38 इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो जीत चुके हैं। सो दूसरा, जैसे मैंने अभी कहा कि एक पेंसिल्वेनिया
नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, मिशिगन और इसके साथ अगर हम जिक्र करें नेवाडा, ये की स्टेट्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इसमें पेंसिल्वेनिया बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी और वो मेजर परसेंटेज ट्रम्प के पास है। बिल्कुल ये स्टेट्स जो हैं वैसे ये ज़्यादातर इंक्लाइन ट्रम्प की तरफ करती हैं जी, उससे थोड़ा सा बैलेंस होगा। तो आपको लगता है कि फिर काउंटिंग्स जो हैं वो अब ट्रम्प मैं के तो ये फेवर में कहता जा हूँ रही कि हैं? जो भी जीते सिचुएशन आइंदा आने वाली पाकिस्तान के हक में हो। Exactly. एक फैक्टर ये है और कि इवन मुसलमानों के लिए जो वहाँ रह रहे हैं। पूरे लिए खित्ते के लिए भी। हम इस वक्त हमारा जो इशू है वो ये है कि अमेरिकन डेमोक्रेट्स जो हैं वो चाइना को डेमोक्रेसी नहीं समझते। They do not agree with that system of democracy. Don't accept that it is a democracy. वो कहते हैं ये डिक्टेटरशिप है, कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप है। They also don't subscribe to communism और सोशलिस्ट आइडियाज़ जो हैं, ख़ास तौर पे ट्रम्प वाले जो हैं वो तो सोशलिज्म के ख़िलाफ़ हैं और वो बाइडेन को एक्यूज़ भी करते हैं कि ही लीन्स टूवर्ड सोशलिज्म। बट इफ़ वी एक्सपेक्ट कि बाइडेन आकर चाइना की तरफ ज़्यादा सॉफ्ट एटीट्यूड दिखाएगा वो मुश्किल है, क्योंकि वो चाइना को डेमोक्रेसी समझते नहीं। जी। इंडिया का इशू ये है कि चाइना इंडिया को सुपर पावर समझते हैं? चाइना को सुपर पावर भी नहीं समझते, कभी भी नहीं समझते। सुपर पावर वो है, लेकिन आपने ट्रम्प के बयान देखे हैं ओवर द 4 इयर्स, स्पेशली 2016 से 2020 तो तक। वो अभी सिचुएशन ये है कि इंडिया एक वल्नरेबल स्टेट है जिसके अंदर इंटरनल फ्रैक्चर्स बहुत हैं। राइट। तो अगर इंडिया को अमेरिका अपना पिवटल पॉइंट बनाता है या यहाँ पर उस पर फोकस है, उसका इंटरेस्ट यहाँ पर है, तो इंडिया के फ्रैक्चर होने के चांसेस को अगर चाइना सपोर्ट करे तो फिर उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अमेरिकन कैंप के लिए, और चाइना को ये स्ट्रेंथ मिलेगी। अभी पाकिस्तान का डिलेमा ये है कि पाकिस्तान चाहता है कि उसको अमेरिका की भी दोस्ती हासिल रहे, बिल्कुल, और चाइना की भी दोस्ती हासिल रहे। लेकिन एक पॉइंट पे ये चूज करना होगा कि हमने किस तरफ जाना है। दूसरा भी आपने बड़ा क्रिटिकल पॉइंट उठाया है और इसी पर बात भी मैं करना चाह रहा था कि आपने कहा कि चाइना भी पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, क्योंकि ये सी पैक, फिर वन बेल्ट वन रोड, फिर इस रीजन में पाकिस्तान की मजबूती के लिए चाइना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन ओवरऑल दुनिया में अमेरिकन सपोर्ट भी चाहिए होती है आपको, IMF है, FATF है, इसके साथ साथ जो लॉबिंग होती है पूरी दुनिया में उसमें अमेरिकन सपोर्ट चाहिए। ये 50 से चला आ रहा है, पाकिस्तान हमेशा से मसाइल में था, पहले रशिया के और अमेरिका के दरमियान कंफ्यूज और अब चाइना और अमेरिका के दरमियान कंफ्यूज। पाकिस्तान आपको क्या लगता है कि कहाँ पर आकर एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर ले कि यहाँ पर पाकिस्तान के मसाइल हैं उनका हल चाइना करेगा और यहाँ पर अमेरिका है उनका हल अमेरिका करेगा और तरीके से चले, और ऑब्वियसली फ्रेंडशिप जो होती है वो दोनों तरफा होती है, ये तो नहीं होता कि एक तरफ से आप वायदे लेते रहें। देखिए, मिडिल रोड लेकर चलना ही डिप्लोमेसी का कमाल है और हमें इस डिप्लोमेसी को फॉलो करना होगा। हम किसी के साथ दूसरे के ख़िलाफ़ साइड नहीं लेने की पोजीशन में, लेकिन अगर पाकिस्तान के सर्वाइवल पर अटैक होता है और जो कि भारत की तरफ से हमेशा उसका एहतमाल रहता है, तो फिर पाकिस्तान को अपना इंटरेस्ट फोरमोस्ट रखकर ऐसी अलायंसेस करनी पड़ेंगी कि वो, क्योंकि इंडिया इस वक्त अलायंसेस कर चुका है जी। अभी उन्होंने पैक्ट कर लिया, इससे पहले लॉजिस्टिक पैक्ट किया हुआ था, उससे पहले न्यूक्लियर पैक्ट किया हुआ था। तो भारत तो बिल्कुल अमेरिका की गोद में बैठ चुका है और इस वक्त अमेरिकन कैंप का स्टूज है साउथ एशियन रीजन के अंदर, जबकि साउथ एशियन पावर्स जो हैं और साउथ एशियन एंटिटीज़ जो हैं वो बजाते खुद अपने रीजन पे अपना कंट्रोल रखनी चाहती हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल बात है कि ये हमारे साहिल हैं, हमारे समंदर हैं, इन पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन अमेरिका के 13 में से 9 एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं ये इन पानियों में मौजूद हैं। तो आप देखें कि वेस्टर्न फोर्सेस का जो फोकस है वो कितना सख्त है इस एरिया के ऊपर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ब्रिगेडियर साहब, बट लेट मी टेल ऑल माय इंडियन फ्रेंड्स, अपेरेंटली फ्रेंड्स, दैट अमेरिका इज नॉट गोना हेल्प यू। ये चीज़ आप जहन में रखिए व्हाइल लुकिंग एट द हिस्ट्री। आप एलाइज स्ट्रॉन्ग और टाई स्ट्रॉन्ग कर भी लें, अमेरिका हमेशा अपना मुफाद देखता है और जब उसे लगता है कि उसको कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा तो वो यूं निकल लेता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन पाकिस्तान का अगर जिक्र करें ब्रिगेडियर साहब, तो इमरान खान साहब की हुकूमत में एक टिल्ट आया था
और वो सी पैक को लेकर आया था। वो जो 6 मंथ्स थे वो बड़े क्रूशल थे सी पैक को लेकर, क्योंकि हम शायद पॉलिसी चेंज करना चाह रहे थे अपनी प्रीवियस गवर्नमेंट को लेकर, बट देन वी रियलाइज्ड कि ये चाइना के साथ टाइज के साथ ही मुमकिन हो सकता है, और वो जो एक कन्फ्यूजन थी वो क्लियर भी हुई। बट अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट कट देखें तो हमारा इंक्लाइन भी चाइना की तरफ ज़्यादा है। वी डोंट रियली रिलाई ऑन अमेरिका। आपको क्या लगता है इस पर? मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी, वो तो मैंने पहले कहा कि हमारा ये हमारी मुश्किल है कि दोनों को साथ लेके कैसे चलें। लेकिन एक स्टेज है जिसके अंदर हमने ये देखना है कि हमारी अगर सीपैक हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की सोर्स है तो फिर हमें चाइना के साथ अलाय होना पड़ेगा, ख़ास तौर पे जब दूसरी पावर्स यहाँ आकर इंटरवेंशन करें। उस सूरत में पाकिस्तान को रीजनल पावर्स के साथ खड़ा होना है। तो इसलिए मेरे ख्याल में चाइना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू अस इन दैट कॉन्टेक्स्ट। Americans are also important to us because they are और वो अफगानिस्तान में उनकी प्रेजेंस है और वो मिडल ईस्ट के अंदर उनकी प्रेजेंस है, उनकी बहुत ज़्यादा मिलिट्री बेसिस हैं इस एरिया के अंदर। IMF का भी अमेरिका, लेट्स बी वेरी फ्रैंक अबाउट इट, अमेरिका इज ए मिलिट्री पावर और वो अपना जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी बैक पे उनकी मिलिट्री फोर्स बड़ी इफेक्टिवली रहती है। तो पाकिस्तान इनके साथ दुश्मनी मोल लेने की पोजीशन में तो नहीं है। तो चलना पाकिस्तान को उनसे भी बहुत सारी तवक्कुआत हैं। तो पाकिस्तान की फिलहाल पॉलिसी तो यही होनी चाहिए कि मिडिल कोर्स लेके चले। बिल्कुल, मिडिल कोर्स, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है, दूसरा बड़ा मुश्किल होता है। लॉन्ग टर्म बड़ा मुश्किल होता है। लॉन्ग टर्म में हमारा जो हमारी इकोनॉमिक राइज है, इकोनॉमिक रिकवरी है, हम इस वक्त इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ी मुश्किल और डिप्रेस पोजीशन में है। बहुत ज़्यादा कर्जे हम पर चढ़े हुए हैं। तो इससे निजात के लिए हमें अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना है। इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है सीपैक के थ्रू। सीपैक को कमज़ोर करने वाली पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट उसको नहीं देखते। एग्जैक्टली। साथ साथ पाकिस्तान को अमेरिका की भी इसमें सपोर्ट चाहिए होती है। ऑब्वियसली वर्ल्ड बैंक है, IMF है, इसके साथ साथ FATA भी, तमाम चीज़ें जिस पर अमेरिका का अपना एक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रोल होता है, इस पर कोई डिनाई भी नहीं कर सकता। लेकिन खैर ये चीज़ें हम देखेंगे आगे आइंदा आने वाले दिनों में किस तरफ जाती हैं। राना ज़मान साहब से बात करते हैं। राना साहब, टेबल आपके सामने होगा, बाइडन को तो आपने सपोर्ट की, उनके लिए कैंपेन भी की, लेकिन अब क्या लग रहा है जो अब आइंदा आने वाली स्टेट्स नज़र आ रही हैं वो तो ट्रंप की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं? असल में सबसे पहले तो 24 न्यूज़ का मैं शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमें मेरी और अपनी आवाज़ के लिए के लोगों तक मौका। डेफिनेटली जो अब आगे नेक्स्ट जो पोल के रिजल्ट्स आ रहे हैं जी, जैसे कि ब्रिगेडियर साहब पहले वो बात करी थी मैडम, तो जो सबसे मेन जो स्टेट्स हैं उनमें पेंसिल्वेनिया है, विस्कॉन्सिन है और नॉर्थ कैरोलिना है। जी जी, ये समझ लें कि 30 स्टेट्स हैं जी जी, और इनमें से 2 में से बाइडन जीत जाते हैं तो उनकी प्रेसिडेंसी की है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और अगर ये की स्टेट्स ट्रंप की तरफ इंक्लाइन जो कि कर रही हैं अभी तक के परसेंटेज वोट काउंट के मुताबिक, तो फिर बाइडन के लिए मुश्किल ही नहीं, मुझे लग रहा है इम्पॉसिबल हो जाएगा। अभी के लिए तो अगर आप पोल्स के रिजल्ट का जो है ना वो देखें तो वो एक लंबी लीड के साथ जो बाइडन जो है ना वो जीत रहे हैं और इंशाल्लाह जीत जाएंगे। ऐसे नजर नहीं आ रहा हमें तो, बाइडन आपको नजर आ रहे हैं लंबी लीड। लंबी लीड क्या सर, 27 इलेक्टोरल वोट्स का डिफरेंस है। पेंसिल्वेनिया, मिशिगन भी ट्रंप के पास चला जाए तो वो तो कवर हो गया, फिर उसके बाद लीड ही है, जिसने ले ली वो ले ली। वेल, थैंक यू सो मच राना ज़मान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, इस ट्रांसमिशन का हिस्सा थे और आपने इस पूरी इलेक्शन कैंपेन्स में, US इलेक्शन कैंपेन्स में अपना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। वन मुस्लिम वोट्स फॉर जो बाइडन के लिए आपने रोल प्ले किया। अब लेट्स सी कि ये रोल कितना इफेक्टिव रहता है। वो 1 मिलियन एक्चुअली बाइडन को पड़े हैं। देखिए ना वो गट फीलिंग और उनकी वैसे फीलिंग वो सारी हमारा तो वो जो बाइडन की तरफ थी उन्हें लीड भी नजर आ रही थी, लेकिन खैर लीड इस वक्त अपेरेंटली नजर आती है, लेकिन ये बड़ा टेक्निकल सा मैटर होता है। इलेक्टोरल वोट जैसी टिल्ट मारते हैं अचानक से 20-30 आपकी स्टेट्स के सारे वोट्स उधर चले जाते हैं दूसरी तरफ। तूर साहब, जैसे हम बात कर रहे हैं, आपने जिक्र किया कि चाइना पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, अमेरिका भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली वर्ल्ड पावर है, मिलिट्री पावर है। फिर इसके साथ साथ हमें ये देखना है कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए जो प्रेशर था
डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से उस तरह से हमने नहीं देखा। हमने ये देखा कि दूसरी तरफ अभी हम दिखा रहे हैं कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो बाइडेन जो हैं वो इस वक्त मीडिया से लाइव गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको सुनवाते हैं। We're feeling real good about Wisconsin and Michigan. And by the way, it's going to take time to count the votes. We're going to win Pennsylvania. I've been talking to folks in Philly, Allegheny County, Scranton, and they're really encouraged by the turnout and what they see. Look, you know, we could know the results as early as tomorrow morning. But it may take a little longer. As I've said all along, it's not my place or Donald Trump's place to declare who's won this election. That's the decision of the American people. But I'm optimistic about this outcome. And I want to thank every one of you who came out and voted in this election. And by the way, Chris Coons and the Democrats, congratulations here in Delaware. Pardon? Hey, John, the Gov, yeah, the whole team, man. You've done a great job. I'm grateful to the poll workers, to our volunteers, our canvassers, everyone who participated in this democratic process. And I'm grateful to all of my supporters here in Delaware and all across the nation. Thank you, thank you, thank you. And folks, you heard me say it before. Every time I walk out of my grandpa's house up in Scranton, he'd yell, "Joey, keep the faith." And my grandma, when she was alive, you'll know, Joey, spread it. Keep the faith, guys. We're going to win this. Thank you, thank you, thank you. Your patience is great. Let's walk over here. जो बाइडेन सदारती उम्मीदवार डेमोक्रेट्स के, और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो इस दफ़ा टेक 1 सेकंड एंड कमेंट ऑन दिस कि ये यहाँ हो रहा होता तो फिर रिगिंग के इल्जाम लगना शुरू हो जाने तो कैंडिडेट्स मीडिया क्या ये इन्होंने वो सदारती स्पीच कर दी है या फिर क्या था ये? एनीवे वो भी तो मामला इल्जाम तो ऑलरेडी वो तो पहले कह चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो कह दिया है कि अगर ये इलेक्शन मैं मानता हूँ, इसके रिजल्ट जो भी आएंगे मैं जीतूंगा तो ही मानूंगा, नहीं तो ये मैंने माननी नहीं है। मतलब उन्होंने पहले ही कह दिया है। तो वहाँ पे जो न्यू कॉन्स हैं बहुत सारा असला खरीद के डंप कर चुके हैं अपने। सर आपको पता है exactly ये एक सर्वे रिपोर्ट भी आई है जो 10 दिन पहले इलेक्शन से कराई गई थी कि जितने वेपन स्टोर्स हैं या डिपार्टमेंट स्टोर्स जो वेपन रखते हैं उन्होंने अपने आइल्स खाली कर दिए हैं कि वी डोंट वांट एनी वायलेंस इन द प्रोटेस्ट, क्योंकि इन एनी केस प्रोटेस्ट तो वहाँ पर स्वेयर होने वाले हैं। यस दूसरा ऑब्वियसली ये जब रिजल्ट्स आते हैं तो रिगिंग और ये बातें डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे हैं, जो बाइडेन भी कर रहे हैं। अगर हम देखें एक और चीज़ थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है दोनों सदारती उम्मीदवारों के हवाले से कि जो बाइडेन 77, क्योंकि हमने कल भी बात की थी, और डोनाल्ड ट्रंप होंगे जी 74। ये बूढ़े तरीन तारीख के, अभी उनकी बर्थडे अभी आनी अगर है। वो हो जाते हैं अगर वो हो जाते तो बूढ़े तरीन तारीख के ये सदर होंगे अमेरिका की तारीख में। आज तक कोई भी सदर इस तरह 70+ दोनों नहीं सदारती उम्मीदवार थे। ये फर्स्ट टाइम हुआ है जी कि जो बाइडेन भी 77 एंड डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम 73, 74 के करीब होने वाले हैं। तो बेसिकली ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ थी जो कि हमने कल भी बात की और ये आज भी हम कर रहे हैं। जो बाइडेन वैसे लग नहीं रहे थे 77 के, बड़े फ्रेश। वहाँ पर आप देखें लाइफस्टाइल बड़ा हेल्दी है, तो आपको नॉर्मली भी लोग इतने एजेड वहाँ 65 को यंग कहा जाता है। तो हमारे यहाँ तो 55 एज रखने लगे हैं रिटायरमेंट की। हमारे यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज, हेल्थ स्टैंडर्ड्स, फूड स्टैंडर्ड्स, पोल्यूशन, इसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है। तो वहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है और उसका फ़ायदा होता है। एक तजुर्बा उनके पास होगा जी। जो अभी हम जिक्र कर रहे थे कि बड़े ऑड्स आते हैं हमेशा इलेक्शन से पहले। 2016 में था कि अगर हिलरी विन कर जाती तो शी वाज गोना बी द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अब आप अगर देखें इस साल एक और ऑड भी चल रहा है जो मैं और अबूजर बड़ा इंटरेस्टिंगली डिस्कस कर रहे थे कि सिंस 92 हर प्रेसिडेंट ने अपने 2 टेन्योर कंप्लीट किए हैं। वो क्लिंटन है, बुश है, ओबामा है, उसके बाद अब ट्रंप है। तो इट्स मोर लाइक कि ऑड्स जो है वो ट्रंप की फेवर में जा रहे हैं। शायद अपसेट भी हो सकता है, इसलिए कि ट्रंप बहुत ज़्यादा आप कहें कि हार्ड हैं अपनी पॉलिसीज़ में। और जैसे अभी ये था कोविड का थ्रेट जो था तो वो ऑलमोस्ट इग्नोर कर रहे थे कि नो इट्स नथिंग, आई डोंट बिलीव इट। तो वो बड़े अपनी पॉलिसीज़ में हार्ड हैं। 6 महीने पहले वैक्सीन बनाकर बैठ गए थे जब FDA और WHO कह रहा था कि हमारे पास तो ऐसी कोई इतलात नहीं है।
तो हार्ड स्टैंड की वजह से फिर वो जो बात आपने की कि अमेरिका में लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, तो अगर प्रेसिडेंट 77 के हैं तो शहरी भी बहुत ज्यादा। हॉलीवुड मूवीज के हीरोज भी 40+ ही मोस्टली होते हैं, हमारे यहाँ पे रिटायर हो जाते हैं, यहाँ 25-26 साल का, 45 का। तो आप देख लें कि वो जो सिटीजन्स हैं जिन्होंने सिलेक्ट करना है वो भी बहुत तजर्बेकार हैं। एग्जैक्टली, सही है। तो उस वजह से वहाँ पर हार्ड पॉलिसीज को ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। लेकिन सर अब दूर साहब आपने कहा यू टर्न भी तो ले लेते हैं, वो कह देते हैं अच्छा ये मैंने कहा था, ये कब हुआ था, वो अपने ट्वीट्स करके खुद ही डिलीट भी कर रहे होते हैं। सो आई थिंक वो बड़ा कंफ्यूज्ड रहते हैं। बल्कि वो ना डिलीट करें तो फेसबुक और ट्विटर डिलीट कर देते हैं उनके पोस्ट। इस तरह ये सोशल मीडिया का टाइम है, सोशल मीडिया का टाइम है। बहुत सारी बातें जो सियासतदान करते हैं वो पकड़ी जाती हैं, और फिर उनसे यू टर्न करने का एक आसान जरिया है कि आप ट्वीट कर दें और फिर वापस हो जाए। अच्छा दूसरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला होता है ऑब्वियसली। अब एक डोनाल्ड ट्रंप है, एक तरफ बाइडन है। आपने पहले जिक्र किया कि जो भी हो, पेंटागन और थिंक टैंक्स, डीप स्टेट वहाँ पर मौजूद है, उसका बड़ा ज़्यादा इफेक्टिव रोल होता है। अगर हम ये सारी चीज़ें देखें, अब जो इस वक्त हमने रीजन की तो बात कर ली, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से हमने बात कर ली, अगर हम सिर्फ अमेरिका के पर्सपेक्टिव से बात करें, जो बाइडन कहते हैं कि जी क्लाइमेट चेंज के ऊपर मैं काम करूंगा, एम्प्लॉयमेंट जो है उसके ऊपर मैं काम करूंगा, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा से बनाना पड़ेगा, अमेरिका का बड़ा नुकसान हो गया है, ताल्लुकात बड़ी दुनिया से ख़राब हो गए हैं, इमिग्रेशन पॉलिसीज़ बड़ी ख़राब आई हैं ट्रम्प के टाइम पर। क्या आपको लगता है कि सब कुछ ड्रास्टिकली वो चेंज कर पाएंगे जैसे कि ट्रम्प ने किया था आते साथ ही? बड़ा मुश्किल होगा करना, तो वो उनका ऑब्जेक्टिव तो यही है कि वो करना चाहेंगे जी। अमेरिका को इस वक्त ज़रूरत है अपनी इकोनॉमी के फुल पोटेंशियल को रियलाइज़ करें जी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी जो उनकी इंडस्ट्री है उसको नुकसान हुआ है, और जो चीज़ वो अब बना रहे हैं वो ऑलमोस्ट डिफेंस इंडस्ट्री रह गई है। अमेरिका में कोई भी मार्केट्स में आप चले जाएँ, सब कुछ चाइनीज़ या फॉरेन मिल रहा है। बिल्कुल, ब्राजील की बनी हुई शर्ट्स हैं, इजराइल के कपड़े हैं, टॉप ब्रांड्स के पीछे मेड इन चाइना लिखा होता है, एंड इट मेड मी वंडर कि एक्चुअली ये चाइनीज तो नहीं है, ये एक्चुअल ब्रांड है। उस फैक्टर को उन्होंने कंट्रोल करना है और अपनी इकोनॉमी को ठीक करना है। स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर उनको इस सेंट्रल एशियन रीजन के ऊपर उनका फोकस है, और वो फोकस ऐसी जगह पे है जहाँ 4 न्यूक्लियर पावर्स एक दूसरे को फेस कर रही हैं, और ये न्यूक्लियर पावर्स जो हैं इनकी अलायंसेस, जैसे इंडिया न्यूक्लियर पावर है इस रीजन की, और इसकी अलायंस जो है वो अमेरिका के साथ है। ये बड़ा एक स्ट्रेंज फिनोमेना है हमारे नॉर्थ का, जो पाकिस्तान का नॉर्दर्न एरिया है, और इसके बियॉन्ड जो सेंट्रल एशियन रीजन है वहाँ पे चाइना, रशिया, पाकिस्तान, इंडिया, ये 4 न्यूक्लियर पावर्स हैं, और ज़्यादा दूर नहीं है इजराइल। ठीक है, और इन 4 पावर्स की आपस में यूनिटी जो है वो मिसाली नहीं है, अनलाइक द यूरोपियन एंड द अमेरिकन न्यूक्लियर पावर। जी जी, फ्रांस, इंग्लैंड एंड अमेरिका, दे आर जस्ट यूनाइटेड, वेरी वेरी यूनाइटेड। वो अपनी वॉर्स में भी यूनाइटेड रहे हैं, जो उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो जंगें की उनमें भी वो यूनाइटेड रहे, अफगानिस्तान में भी, इराक में भी। लेकिन ये न्यूक्लियर पावर्स अभी तक वो यूनिटी डेवलप नहीं कर सके। जो डेवलप हो रही है दैट इज बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, नॉट बिटवीन इंडिया, रशिया और चाइना। सो इंडिया तो अलायंस कर गया बाहर, बाकी रह गए चाइना, पाकिस्तान एंड रशिया। अमेरिका का नाइटमेयर इस वक्त ये है कि कहीं ये 3 यूनाइट ना हो जाए। अगर रशिया, चाइना और पाकिस्तान जो है ये मिलते हैं तो फिर एक स्ट्रेंथ इस रीजन की बनेगी। मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं है, डेकेड्स हो गए, वो नहीं डेवलप हो सका। रशिया वो होने भी नहीं देंगे, दे विल ट्राई टू सैबोटाज इट, बट इफ चाइना एंड रशिया दे यूनाइट देन ए पावर ब्लॉक विल इमर्ज, which will change वो जो 40s के बाद से 80s तक डोमिनेशन है, जो फॉरेन डोमिनेशन है एशिया पे, वो चैलेंज हो जाएगा और वो न्यूट्रलाइज भी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। बट चाइना के साथ एक काउंटर करता है ना अमेरिका, वो फियर एलिमेंट के साथ नहीं करता, रशिया के साथ जब करता है तो वो कहीं ना कहीं उसकी पॉलिसीज में डिफेंसिव भी नजर आते हैं, और कहीं ना कहीं वो फियर एलिमेंट भी ऐड हो जाता है। इवन दो अब उसे रिगिंग का इल्जाम भी वो रशिया पे लगा देते हैं कि वहां से जो है वो कंट्रोल होकर ये सब कुछ किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। रशिया उनका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एलाई था,
फियर एलिमेंट। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड में एक बहुत फियर था कि कहीं वो आके जर्मनी पे कब्जा ना कर। एग्जैक्टली। और उसके लिए बड़ा एक हैवी एफर्ट किया है एलाइड एक्सपीडिशनरी फोर्सेस ने। कोल्ड वॉर चली है 40 साल, कोल्ड वॉर चली, 40 साल कोल्ड वॉर, मतलब दो ही थी सुपर पावर्स, या तो ब्लॉक था रशिया का या ब्लॉक था अमेरिका। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि अब सबसे बड़ा फियर ये है कि कहीं रशिया और चाइना, इंडिया और पाकिस्तान का का आपस में अलायंस ना हो जाए। बिल्कुल सही कहा ब्रिगेड साहब। स्क्रीन पर इस वक्त चल रहा है नाज़रीन ओहायो, जहां पर ट्रंप जो हैं वो विन कर चुके हैं। 18 इलेक्टोरल वोट ट्रंप के हिस्से में 53.5%। बाइडेन जो है वो काफी पीछे थे 45.1% के साथ। और ये वो रिजल्ट्स हैं जो ऑलरेडी आ चुके हैं और हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जी। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप 210 और बाइडेन 237 पर स्टैंड कर रहे हैं। ओहायो का रिजल्ट एक और अपडेट हुआ है। साथ साथ जैसे जैसे स्टेट्स के रिजल्ट फाइनल आ रहे हैं और कुछ परसेंटेजेस भी आ रही हैं, मोर देन 50% जहाँ पर काउंट हो चुका है, उसके हवाले से हम आपसे डिस्कस करें। विस्कॉन्सिन जो है उधर भी 10 इलेक्टोरल वोट्स के हवाले से अगर बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप के नाम 51.9% एंड जो बाइडेन 46.6%। बिल्कुल। नाउ द इंपॉर्टेंट स्टेट्स आर पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, मिशिगन एंड नॉर्थ कैरोलिना कि वो किसकी तरफ इंक्लाइन करते हैं। अभी जो बाइडेन का हम दिखा रहे थे कि वो जब मीडिया से बात कर रहे थे तो ही वो सेइंग कि पेंसिल्वेनिया वी आर गोना विन। अभी तक 64% वोट काउंट हुआ है पेंसिल्वेनिया का और उसमें 41.1% जो है वो बाइडेन और 57 ऑलमोस्ट हो चुका है अब जो लेटेस्ट काउंट है कि 56.5 एंड 57 ऑलमोस्ट ट्रंप के हिस्से में। तो ये गैप इतना ज़्यादा है कि जो रेस्ट ऑफ द परसेंटेज वोट काउंट है वो मुझे लगता है मैटर नहीं करेगा और ट्रंप के तरफ तो फिर तो जो बाइडेन 20% जो वोट्स कह रहे हैं मेरे होंगे, मेरा ख्याल है वो फिर जो सपोर्टर्स उनको हौसला देने के लिए आए हुए थे। वैसे तो ओवरऑल लग नहीं रहा है। लेकिन ब्रिगेड साहब मैं इस पूरे इलेक्शंस में जो मुझे फैसिनेट करती है चीज़ 16 में भी और 2020 में भी, अमेरिकन पीपल वोट टर्नआउट उनका इतना अमेजिंग है कि अगर हम अपने टर्नआउट की बात करें तो हम शर्मिंदगी से 2 मिनट के लिए खामोशी इख्तियार कर लें कि हमारे लोग बाहर नहीं निकलते, वोट नहीं कास्ट करते। वो लोग कहीं पर भी हों, दे आर बाउंड टू कास्ट देयर वोट और वो अपनी ड्यूटी समझते हैं इस चीज़। मुझे आज सुबह मैसेज आया, मेरी एक रिलेटिव आपका भांजी है जी, उन्होंने कहा मैं सुबह 6:30 बजे उठी हूँ और जाके मैंने वोट किया। तो बेसिकली एक कोई शक नहीं है, एक स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम होना चाहिए और उसमें पार्ट प्ले करने के लिए आम शहरियों का बहुत ज़रूरी होता है। जब हमारे यहाँ पे इलेक्शन होते हैं तो हम भी यही कहते हैं, हमेशा यही कैंपेन की कि आप बाहर निकलें, जिसको मर्जी वोट दें लेकिन एटलीस्ट बाहर निकलें, अपना वोट काउंट जरूर करवाएं, क्योंकि अगर आप घर पर रहेंगे तो उसका नुकसान पाकिस्तान को होगा और डेमोक्रेसी को होगा। लोग सीरियसली लेते हैं वोट को, सीरियस हमें भी लेना चाहिए, सीख लें कुछ हम लोग भी। एनीवेज इस पर हम मजीद बात भी करेंगे, ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। फिलहाल एक ब्रेक की तरफ जाना है, फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।